कहते हैं आप लोगों को अपने शो में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि कपकपी सी तारी हो गई है, क्योंकि हमारे स्टूडियो में 2 चिलर्स चल रहे होते हैं। हालांकि हम लोग बहुत वेल इक्विप्ड होके आते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर शलवार कमीज़ भी पहना हुआ हो तो उसके नीचे भी स्वेटर पहन के आए, लेकिन उसके बावजूद सर्दी जो है वो अब काफ़ी बढ़ गई है। और आज मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फिकार। क्या कर रहे हो यार, आप पागल से हो गए हो। और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है ज़रा। अच्छा, मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आपको बताते चले कि आज का दिन है बुध का और कल है जुमेरात और उसके बाद है जुम्मा। तो यानी आप दरमियान में पहुँच गए वीकेंड के, और वीकेंड बहुत करीब आ रहा है। लेकिन ये वीकेंड विल बी अ लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि आपका जो है सैटरडे ऑफ होगा, संडे ऑफ होगा और मंडे भी आपका ऑफ होगा, क्योंकि 25 दिसंबर है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश है और साथ में क्रिसमस भी है 25 को। सो इट्स अ बिग इवेंट और होने जा रहा है 25 तारीख को। यकीनन आप हमारा शो भी देखेंगे, क्रिसमस स्पेशल जो हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन इसकी बातें ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि आपके लिए सरप्राइज रहे। और साथ में आपको ये भी बताएं कि आज के दिन मैंने एक चीज़ सोची कि हलीमा, कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि अम्मी ने आपको बात कही हो कि ये वाली बात जाकर उसको आपने करनी है? एक प्रॉपर वो घर बचपन में होता था ना कि मैं तुम्हें कह रही हूँ इसी तरह जाके उनको बताना है। हाँ, बहुत दफा कहा है गुस्से में। तो, हाँ, और तुमने फिर मामा तो कहती है हर्फ बहर्फ, और तुम वैसे ही बताती थी। मैं तो मुझे आधी भूल जाती थी। नहीं मुझे भूलती नहीं थी, याद मुझे, मेरी मेमोरी जो है ना वो इतनी खौफनाक हद तक तेज है कि मेरे बहन भाई जो है ना मुझे कह रहे होते हैं मजाक उड़ाने के लिए कि तो मामा पापा की भी शादी पे फिर रही होगी, उसको सब याद है कि क्या हुआ तो तो मेरी मेमोरी जो है काफी तेज है। ऐसा नहीं था कि मैं भूल जाती थी, लेकिन मामा जिस बंदे के बारे में वो सारी बातें कह रही होती थी कि जाके उसको बता देना मैंने ये कहा। मैं कौन सा डरती हूँ उससे मैं डरती थी, तो मैं उसको ये बातें नहीं बता सकती थी कि मेरी माँ तो आपके बारे में ये पैगाम दे के भेज रही है। अच्छा, मेरी अम्मी अक्सर, क्योंकि मेरे अब्बू बाहर जब डिप्यूट हुए थे बाहर थे, तो मुझे फ़ोन अम्मी आके कहती अब्बू तुमने यही बात इसी तरह करनी है, और मैं अपनी चीज़ें मांग शांग के ना तो मैं कहता हाँ अब्बू अम्मी ने कहा था ना ये तो ओके बोला हाफिज़। मुझे नहीं होता कि मैडम आपकी लोकेशन जो है पहुंच गए मैडम किधर है, वही वाला। मैं कहता अब्बू सारी चीज़ें अपनी मांग के, मैं कहता अब्बू अम्मी ने कहा है कि वो ना ये करते तो ओके अल्लाह हाफिज़। और मेरी अम्मी यूँ खड़ी होती थी पीछे, क्या कहा था? नहीं मेरी शुक्र है खड़ी नहीं मुझे कहती थी तुम्हें मैंने क्या कहा था? मैंने तुम्हें क्या नहीं तो मैंने कहा अम्मी मैं तुम्हें क्या कहा था पहले ये बोलो। मैंने कहा अम्मी आपने कहा था। अच्छा, मेरी जो नानी थी ना वो बहुत ज्यादा नाइंसाफ थी। अच्छा, बहुत ज्यादा, मतलब मैंने उनसे ज्यादा अपनी जिंदगी में नाइंसाफ इंसान देखा नहीं। माय गॉड। ठीक है, अब तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, करवट। लेकिन आंटी आज कॉल करें आप अपनी अम्मी के लिए। उनको पता है, मेरी अम्मा को पता है कि उनके माँ बहुत नाइंसाफ थी। उनके ना हर खानदान में वो एक स्टोरी थी, जब हम बचपन में थे उर्दू की बुक में आती थी चंदू और डब्बू वाली। डू यू रिमेम्बर दैट स्टोरी? उसमें स्टोरी में ये थी कि नहीं स्टोरी ये थी कि एक बंदा है और उसके पास कुछ एनिमल्स हैं, उसमें से कुछ एनिमल्स जो है वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। चंदू उसका घोड़ा होता है, वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करता है, लेकिन वो घोड़ा जो है ना उसको बिल्कुल मुँह नहीं लगाता, वो नखरेलू हो जाता है। चंदू इज अ बॉय, चंदू इज अ घोड़ा। चंदू घोड़ा है और डब्बू जो है वो उसका कुत्ता होता है। अच्छा, ठीक है। अब कुत्ता जो है वो मालिक के साथ बहुत करता है, उसकी रखवाली करता है। रात को अक्सर ये होता है कि मालिक कोई और है। हाँ, मालिक तो इंसान है ना। ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी ये होती है कि डब्बू जो है वो मालिक से बहुत प्यार करता है और मालिक चंदू से प्यार करता है, और चंदू जो है वो मालिक को लिफ्ट नहीं करा रहा और डब्बू जो है वो उसका बहुत ख्याल रख रहा है मालिक के जरूरियात का। कुत्ता। तो मेरी नानी के भी हर खानदान में कुछ चंदू थे और कुछ डब्बू थे, तो मैं डब्बू थी। और मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो उनकी चंदू थी। मतलब वो उनके साथ जो भी कर रहे, अगर मेरी बड़ी बहन किसी का कत्ल करके आ जाती ना और मेरी नानी को पता लगता है कि इसने उसका कत्ल कर दिया, तो मेरी नानी आगे से कहती कि उस बंदे ने कुछ ऐसा किया होगा ना, ये मजबूर हो गई होगी बेचारी कि उसका कत्ल ही कर दे, तो अब क्या हो सकता है, अब उस बंदे ने कुछ किया था ना, अभी क्या कर। मतलब मेरी नानी इतनी नाइंसाफ थी। तो अगर उनको कभी कोई कहता था ना कि यार आप क्या बोल रही हैं, वो बच्चा सामने बैठा है या वो बंदा सामने बैठा है, मतलब जो उनके डब्बू थे वो रगड़ देती थी उनको, ये नहीं देखती थी कि कौन है कौन नहीं। तो हाँ लिटरली, तो कोई मेरे डब्बू थे। What is wrong with you? लिटरली हम तो एक दूसरे, ये हमारी फैमिली का बड़ी मशहूर है कि हम डब्बू हैं और तुम चंदू। हमारे साथ आई नो आप सिर्फ पिक्चर लेना चाह रहे थे। वो आपकी लाइट एडजस्ट कर रहे हैं, आप पंगाना करो वरना उन्होंने आपको काला भट्ट कर देना। ठीक है। अच्छा खैर, तो अगर उनको कोई समझाता था ना कि अम्मी आप क्या कर रही हैं, बंदा सामने बैठा, तो वो आगे से कहती थी हाँ तो मैं कौन से इससे डरती हूँ,
बैठा है तो बैठा रहे, मैं क्या करूं। तो वो शी वाज लाइक दैट। तो मेरी अम्मा भी ये कहती है, चला हेडर कम कर दो ऐसे करके, फराद भाई इधर है, मैं तो छलांग में मारूं ताकि इनकी खराब हो सारा तंग कुछ। करे उनको। अच्छा फराद मुझे भाई, आज आप भी इसको पता, तंग मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, पता है क्यों? मैंने क्योंकि आज अपने कोऑर्डिनेशन से ब्लैक की किया, अब जो अंदर वाला कलर है, क्योंकि हलीमा जो है क्योंकि बहुत बिजी औरत है और मैसेज नहीं किया इन्होंने मुझे। ये मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल भी क्यों? बिजी नहीं What do you होती। mean? तुमने क्यों नहीं मैं मैसेज किया? हमेशा मैसेज करती हूँ हुमायूं को, और जब मैं मैसेज नहीं करती तो यार आपका भी कोई थोड़ा रिस्पांसिबिलिटी बनती है। रिस्पांसिबिलिटी मैं तुमसे पूछूं तुम कभी रिप्लाई नहीं करती हो। हलीमा आप क्या कलर पहन रहे हो? You never आपको reply. खाने पीने फिरने टुरने रात को 11:30 बजे 12 बजे खाने की तस्वीरें लगाने से फुर्सत मिले तो आप पर कुछ काम करो ना। आप क्यों मेरा टाइम देखती हो? स्टोरी में कब लगी है स्टोरी? आप क्या हो यार? हुमायूं जो है ना, एग्जैक्टली हुमायूं जो है ना पीसीआर से भी आ रहे हैं कि 12:15 बजे भी इन्होंने स्टोरी लगाई। मैं बताती हूँ, हुमायूं जो है ना यहाँ पे आके कहते हैं कि जी मैं 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ। तो अक्सर ये होता है कि हुमायूं की लेट नाइट या जैसे 12 बजे मिडनाइट पे आप ऑनलाइन होते हो तो हुमायूं की उसी वक्त स्टोरी अपडेटेड होती है। तो ये क्या जाग रहे हैं? ये क्यों जाग रहे हैं? ये कुछ होगा, कुछ तो स्पेशल है। कुछ स्पेशल है। तो जैसे ही खोलो तो आगे खाने की मजेदार खानों की, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की वीडियोस आ रही होती हैं, पिक्चर्स आ रही होती है। तो हुमायूं आप सोते क्यों नहीं हो? यार मैं बताता मैं जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन मैं आज अम्मी से सुबह कहता हूँ, मेरी अम्मी ना कहती, अब मेरी अम्मी बहुत सैवेज है यार। मैं कहता हूँ मेरी अम्मी जैसी विटी और सैवेज औरत हुमायूं की जो अम्मी है ना, सॉरी हुमायूं मैं आपकी बात काट रही हूँ, हुमायूं की जो अम्मी है ना, शी इज वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी लेडी। हुमायूं आप आज सुबह आज सुनो तो सही, तो मैं गॉसिप सुनाता हूँ। है आप किस पे चले गए हो? अम्मी इतनी खूबसूरत, अब्बू इतने खूबसूरत, बीच में आप क्यों? मुझे यार कान हुआ था बहन बचपन में। अच्छा मैं तो बड़े मजे की बात बताता हूँ। मैं अम्मी के साथ सुबह बैठा हुआ तो मुझे अम्मी एक तो तुम्हारा कहती है बहुत प्यारी लग रही थी हलीमा कल, बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर वरा को ना एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कपड़े, अम्मी कहती है वो वूल वाले कपड़े, वरा मुझे बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर। मैंने कहा अम्मी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हलीमा के कपड़े घंटे से, वरा नहीं वो बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर। और ये वो ट्राउजर, खुला ट्राउजर, और इतना खूबसूरत उसको लग रहा था। मैंने कहा कहती किस चीज़ का बना हुआ था, किस चीज़ का? मैंने कहा अम्मी वूल का बना हुआ था, वूल का बना हुआ था। कहती हाँ, कहती मुझे लग रहा था वूल का। फिर वरा ने अपनी इनपुट दी, कहती है वो बड़ी प्यारी लगती है इस तरह कपड़े पहले ना। तो वरा भी अपनी इनपुट की, वरा देख नहीं सकती, शी इज इन यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। सो तुम्हें क्या बात बता रहा था मैं उससे पहले? आपने कहा था सैवेज है मेरी। हाँ मेरी भी बड़ी सैवेज है। तुमने उससे पहले कोई बात बताई थी मुझे? उससे पहले मैंने बताया था कि आप लेट उठते हैं, हाँ, लेट सोते हैं। अब वो तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा सुबह उठ के मैंने कहा यार अम्मी मुझे दोस्तों से बड़ा मसला, मैंने कहा मैं क्या करूँ, कितनों को छोड़ूंगा इस वजह से कि रात को लेट है। मैंने कहा उनसे कहा यार मेरे घर जल्दी जाना है। मैंने घर जल्दी, कहते हैं यार तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म होते, तुम क्या नखरे कहते यार तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म होते, जब भी तुम्हें को कहते आज एक दिन भी नहीं कर सकते। मैंने कहा एक दिन करते करते ना सबको देना पड़ता है और एक महीना निकल जाएगा। और अगर आज मैंने 12 बजे लगाई है ना, ये यूर नॉट द वन। मुझे सुबह व्हाट्सएप का मैसेज भरा हुआ था, कहते हैं हाँ रात को तो बहुत देर तक बाहर थे, हमारे यहाँ तुम्हें नींद आ जाती है। मैंने कहा यार मुझे एक्चुअली कल भी नींद आ रही थी और मैं यूं कभी गिर रहा हूँ, कहते हैं हाँ बस ड्रामे बस कर दो। तो मेरा अम्मा से कहा छोड़ दो, कहती तो खैर है छोड़ दो, क्या 3-4 साल की दोस्ती है, इतनी पुरानी दोस्ती है, बंदा छोड़ देता है। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया, इजी हो गया। आंटी हुमायूं की 3-4 से दोस्ती नहीं है, हुमायूं की 3-400 लोगों से दोस्ती है। तो अगर वो नहीं वो कहती है, वो कहती है 3-4 साल तो हुए इसकी दोस्ती, उनको पता है ना हर किसी की 3-4 साल की दोस्ती को, छोड़ दो अगर छोड़ना है लेट बुला। मैंने कहा अम्मी ऐसे नहीं होता दोस्ती। नहीं 4 साल बहुत होते हैं वैसे दोस्ती में। आपको बड़ा इनपुट देना पड़ता है तब जाके इतनी दोस्तियां चलती। अच्छा वो कहती है, पता है कहती कोई नहीं 4 साल हुआ है, अभी मुझे साल हुआ इसका नाम मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा आप सुन रही है साल हो गया, उससे पहले मतलब है उससे पहले दोस्ती थी, फिर आहिस्ता इतनी ज्यादा हो गई कि फिर आपने उनका नाम सुनना शुरू कर दिया। अच्छा हुमायूं आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके नाम पे आपको कहीं भी जाने की इजाजत मिल जाती हो दुनिया में, आप उसका नाम लो और आपके पेरेंट्स जो हैं वो उसको इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो या उसको इतना प्यार करते हो कि वो कहते हो कि हाँ ठीक है इसके साथ जाने तो ठीक है? कौन है? ज़ियाद। ही इज अ गुड इनोसेंट बॉय। नहीं ज़ियाद इज माय फ्रेंड सिंस प्ले ग्रुप यार, बचपन का दोस्त है मेरे। और ज़ियाद ये कि ज़ियाद घर भी आता है, ज़ियाद जो है ना बड़ा मीसड़ा है वो। मेरे अम्मी को लगता है सामने गुड बॉय बन जाता है। मेरी अम्मी को लगता है कि ज़ियाद जैसा शरीफ और बेहतरीन इंसान इस दुनिया में कोई आया नहीं, और उनको लगता है वो एंजल है, वो एंजल मेरे घर। तो अगर मैं कह दूं मैं ज़ियाद की तरफ हूँ, ज़ियाद के घर, अब्बू तो वैसे किसी का भी नहीं मानते। वो कहते बस रात को घर जल्दी आ। बड़े मजे की। कितनी जल्दी का मतलब कितनी है कि होता है ना वो सिंड्रेला, कितने बजे मिडनाइट आपने आना है, जितनी जल्दी आ सको, मगरिब तक आप घर हो। बट यार ये तो आप एम ही घर हो ना, मगरिब तक आप कहाँ घर होते हो? पर मैं होता नहीं, उनकी ख्वाहिश की बता रहा हूँ। फिर भी उसके पर 8-9 बजे यू शुड बी होम।
मतलब कौन सा टाइम है जिसके बाद वो कहें कि फोन करो उसको, फोन करो, कहाँ है? हाँ 11:30 के। ओके ठीक है, मतलब मिडनाइट सिंड्रेला हाँ हो। हाँ, वो कहते हैं कि उससे आप फोन करो, किधर है वो? और आपकी कोई दोस्त ऐसी? मेरी कायनात, हाँ मेरी दोस्त है ऐसी जिसके नाम पे मैंने बहुत नहीं, मंसूर भी मान लेता उस पे। मंसूर तो बेचारा हर चीज ही मान लेता होगा। तुम माशाल्लाह डाडी तो वो नहीं होती, तुम बहुत अच्छी है यार, तुम बहुत अच्छी हो। मंसूर का तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अब जाहिर है मुलाकात भी हमारी कम होती है। दूसरा ये कि अब जब मुलाकात होती है तो वी आर लाइक ऑल फ्रेंड्स, मतलब उनके हस्बैंड भी, मैं भी, कायनात भी, मंसूर भी, तो उसमें मंसूर को ऑब्वियसली कोई मसला ही नहीं होता। अकेले बहुत कम मिलते हैं, अकेले या मैं उनके घर जाती हूँ, एंड शी लिव्स इन स्ट्रीट 8 एंड आई लिव इन स्ट्रीट 1। कल मेरी किसी से मुलाकात हुई, मेरी दोस्त से किसी से मुलाकात की, शी वाज परेशान ना, तो वो मेरी दोस्त को चुप करा रही, वो बस परेशान थी, कांट टेल ना, तो परेशान थी, बहुत परेशान थी। और वो इतनी परेशान थी हलीमा, वो बार बार कहती है, वो जो लड़की बहुत परेशान थी ना, मैं वो काफ़ी देर से बातें करती, उसने उसको रोने नहीं दिया। वो आई, मैं आया, मैंने कहा देखो तो परेशान क्यों लग रही हो? और तो, आप जैसे किसी से पूछते हो ना, वो नहीं अभी रुको तो सही, रुको जरा, ठहरो। तो मैंने कहा क्यों परेशान हो? कहती है कि उसने बताया, कहती है कि मेरे साथ ये मसला। मैंने कहा तो व्हाई डोंट यू क्राई? मेरी दोस्त मुझे देख रही है, कहती है क्या पागल, कहती है मैं चुप करा रही हूँ। मैंने कहा यार तुम फूट के रहो। मैंने कहा तुम फूट के रहो, तुम्हारा दिल हल्का होगा। चुप कराने में मैं बिल्कुल हलीमा, उसने हम उधर बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में, उसने मुझे नहीं पता था कि आवाज, उसने आहा करके रोना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त कहती अब चुप करा, अब इसको चुप करा। मैंने कहा यार लेट हर क्राई, बिकॉज थोड़ा सा आपका जो अंदर कैथारसिस होता है ना, वो हो जाता है, निकल जाता है, आपका दिल हल्का हो जाता है। इसलिए बहुत सारी कौन सा गाना लगा के रोती हो तुम? कभी जब बचपन में भी कोई ना कोई गाना? यार मैं कोई गाना लगा के रोती नहीं हूँ, लेकिन अब जो रुखसती वाले सॉन्ग्स होते हैं ना, उसमें मुझे बहुत रोना। वैसे तुम्हें तो रोना इस तरह कोई घूमे भी तो रोना आ जाता है, तुम बहुत रोती हो। अच्छा मैं बताऊं, मैं अपना क्राइंग सॉन्ग, इसीलिए खुश भी रहते हैं ना हम। मैं अपना क्राइंग सॉन्ग बताऊं? हाँ बताओ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। आई लव दिस सॉन्ग। वैसे गाने हैं ना जो जगजीत सिंह का है ना? हाँ जगजीत सिंह का है। आपको बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट। इम्तियाज, तुम कौन सा गाना सुन के रोते हो? हाँ सुन के रोते हो, कौन सा गाना? चुपके एक जमाना था ये जो इसके जो सिंगर है ना, उनको हम हमेशा कहते थे कि ये तो रोने वाले गाने गाते हैं, तो कभी अच्छा गाना, मतलब हंसने वाला गाना गाते नहीं है। हाँ। उस वक्त हम बच्चे थे ना, उस वक्त हमें नहीं करते थे। किस चीज पे हंसते हो? किस चीज पे? खाने पे? किसी की आजिज़ी पे? हाँ, गधे ने भी हार मान ली। यार वैसे वो जो क्लिप है ना, गधे ने खोते ने भी हार मान ली। ये हमारा अब्दुल्ला था बेचारा, क्यूट सा। वो क्लिप जो है ना, जब आप डिप्रेस हो ना, आप डिप्रेस लिटरली आप वो देख लो, आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप हंसो नहीं, आपकी गिर। अब यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक के बाद आपको लेकर आएंगे उनको जो कि जिन्होंने पिछली छुट्टी की है। छुट्टी क्यों की है, क्यों थी वो गैर हाजिर, आज उनसे पूछते, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। आप यकीनन देख रहे हैं, वो हलीमा कहती है ना कि जो स्टार्ट में जो बच्चे होते हैं जो कि कोशिश कर रहे होते हैं कुछ पढ़ ले जल्दी और कुछ आ जाए उनको, पता नहीं क्यों मेरे कभी इतना अनकंफर्टेबल नहीं हुआ, लेकिन आज मैं हूँ कि मैंने वो येलो स्वेटर क्यों नहीं निकाली। इस तरह के सेम आपके पास था? यू नो इट ना, वो येलो वाली स्वेटर, दैट वो वाली स्वेटर मेरे पास है और मैंने कहा तो वो पहन लेता मैं। हुमायूं ने जब वो स्वेटर सर्दियाँ नई आई थी तो हुमायूं मुझे कहते येलो कपड़े पहन के आना, तो मैं आई वाज लाइक कि मेरे पास येलो कपड़े नहीं है तो मैं नहीं पहन सकती। अच्छा, आज हम आपको जनाब मिलवाने लगे उनसे जिन्होंने कल की थी छुट्टी, पिछले हफ्ते की थी छुट्टी क्यों की, बगैर एप्लीकेशन के, बगैर कुछ बताए कैसे कर ली छुट्टी, क्या कितना फ़ाइन होना चाहिए उनको, इसके बारे में बात करेंगे। आप सबकी प्यारी, हमारी प्यारी सी हर्बलिस्ट
नायला हक जी, जो कि आज हमें बताएंगी कि अनार के क्या क्या फायदे और अनार आपको कैसे हुस्न में मदद कर इजाफा सकता कर है सकता है। और ना कि सिर्फ ये, और कैसे कहते हैं, मैंने सुना है अनार के बारे में कि अनार हजम करने में बहुत बेहतरीन है, कहते हैं खाना बड़ा हजम होता है, पता नहीं बात सच है कि नहीं है, लेकिन उससे पूछते हैं जिनको इस बारे में सही तरह पता है। अस्सलाम वालेकुम नायला हक जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल खैरियत ठीक से है, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को लास्ट वीक। हमने भी आपको बहुत मिस ना, किया। आप कहाँ थी? ये आप कवर ना करें, आप पहले बताएं आपने छुट्टी हाँ। की क्यों और आपने क्यों दरखास्त दिए बगैर छुट्टी कर ली? दरखास्त मैंने पेश की थी प्रोड्यूसर साहब की ठीक है, वो खिदमत हुई में। थी, चलो ठीक हो जी, गया। तो शायद वो फिर परेशान हो गए तो उन्होंने आपको नहीं बताया होगा कि मैंने छुट्टी करनी है। खैरियत से छुट्टी की थी आप? एक्चुअली मैं जहाँ ब्यूटी एंड फिटनेस पढ़ाती हूँ, जिस इदारे में, एक मिनिस्ट्री के इदारे में, वहाँ पेपर हो रहे थे बच्चों के। अच्छा। अच्छा। मतलब जो मेरी स्टूडेंट्स थी उनके बच्चे ही होते हैं ना हाँ, स्टूडेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने भी आज पूछा, मैंने कहा आपके कौन से बच्चे रह गए जिनके पेपर पेपर रहते? रहते मैं पढ़ाती भी तो हूँ ना। तो वहाँ पेपर हो रहे थे, तो वो पेपर भी मैंने ही बनाया था और फिर वो मुझे पेपर लेना था, इस वजह से मैं छुट्टी नहीं। चलेंगे, ये एक वैलिड रीजन है, आपको हम माफ कर देते हैं। तुझे सबसे पहले तो आप दोनों ने बताना है कि अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट। गुड, याद करके आए हो आप? नहीं पता है ये तो यार, पता है। मतलब ये तो अच्छा, इसका नाम ऐसा है जो एक तो हम लोग लेते It's भी नहीं है, difficult, और हाँ। दूसरी बात ये कि ये डिफिकल्ट है, आप याद भी करो तो आपको कुछ ऐसे बात भूल जाते मेरी हैं कि बेटी इसका इसको पोमी कहती है। पोमी, हाँ बस पोमी खाना है pomegranate मामा, कौन कहता पोमी हाँ, खाना है। तो अच्छी बात है ना, चलो ठीक है। पोमी अच्छा चले नायला रिलेटेबल जी, भी अगर है, इसने निकनेम भी है। इम्तिहान ले ही लिया है, तो क्या ख्याल है मैं आज हलीमा से भी ना इम्तिहान ले लूं? बिल्कुल हलीमा बिल्कुल। जी, पोमग्रेनेट क्यों कहते हैं इसे? क्यों कहते हैं? There's ये a तो आप story. किसी का भी नाम कुछ भी रख नहीं देते नहीं, कि इसका आप नाम कहेंगे- रखा गया था। मुझे नहीं पता। आपने ग्रेनेड देखा? हाँ, ग्रेनेड, इट्स शेप इज लाइक ग्रेनेड। तो जब Grenade. जिस बंदे, जब इसके फ्रूट्स के नाम रखे गए थे, जब बनाना का देखे, उसमें ग्रेनेड इजाद हो चुका था। हाँ हाँ, बनाना इज इटालियन वर्ड, ठीक है ना, वो बनीना होता है, वो बनीना होता है, ठीक है। हमने इसको बनाना कर दिया था अंग्रेजी के लिए, पर बनीना होता है विच इज़ अ लॉन्ग थिक चीज़, जिसको कहते हैं उसको बनीना कहते हैं। तो उन्होंने उसका नाम बनाना रखा था, मैंने उसका पढ़ा था। एंड नाउ पोमग्रेनेट का होता है कि इसकी शेप ग्रेनेड की तरह होती है। एंड पोमा की भी कोई थी, द पर्सन हु नेम्ड इट वाज पोमोलुटियस। पोमोलुटियस इसका Okay. नाम, उसने फर्स्ट नेम अपना लिया और इसके ग्रेनेड के लिए चलो, पोमग्रेनेट। दैट्स अ गुड थिंग। Thank you so फिर much. आपने आज आपने आपने मेरी knowledge में नॉलेज में इजाफा शुक्रिया। किया, बड़ी अच्छी बात है। हम भी अब जाके लोगों पे झाड़ेंगे झाड़ेंगे। knowledge, और इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इसका आज इंतखाब किया। एक बहुत उम्दा फल है, इसके बारे में मैं एक मिसाल देती हूँ। अकबर बादशाह सब ट्रैवल कर रहे थे, सहरा में कहीं गए और उनका पड़ाव हुआ, बहुत दिन गुजर गए, तो उनकी जो मलिका थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, प्रेग्नेंट थी, तो उनका एकदम अनार खाने को दिल चाहा। तो उन्होंने दूर दूर तक अपने हरकारे दौड़ा दिए कि सहरा है, अनार कहीं से ढूंढ के लाओ। कई दिन गुजर गए तो एक उनका जो प्यादा था वो कहीं पहुंचा और वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अकबर बादशाह की बीवी को ना अनार खाना है, अगर कहीं से अनार मिल जाए। उनका अनार मेरे पास है, मैं दूंगा, लेकिन अकबर बादशाह से कहो मेरे पास आए, फिर मैं अनार दूंगा। अच्छा, उन्होंने जाके अकबर बादशाह को इन्फॉर्म किया। ये बिल्कुल हकीकत मैं बता रही हूँ कि ये ऐसा हुआ जो मैंने तारीख़ में पढ़ा है, जब हमने अनार की हिस्ट्री को पढ़ा। तो वो उसकी खिदमत में आए और उन्होंने कहा, बुज़ुर्ग की खिदमत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि मेरी बेगम को अनार खाना है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे अनार दूंगा कि जितना तुम ट्रैवल करके आए हो इतना, और इससे आगे इतना, और दाएं बाएं इतना। जब ये बच्चा पैदा होगा तो वो जगह तुम मुझे अलॉट करोगे, मुझे दोगे, मेरे वो सल्तनत का वो हिस्सा मेरा होगा। तो उन्होंने एकदम हैरान होकर पूछा, एक अनार के बदले क्या आप मुझसे कुछ ज़्यादा तलब नहीं कर रहे? उन्होंने आगे से जवाब दिया, तुम सोचो कि जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया है और वो अनार तलब कर रहा है, वो बच्चा कितना महान होगा। ओह, द इम्पोर्टेंस ऑफ अनार। अनार की Okay, भी importance okay, है। okay. इतना ये आप कहते हैं ना वो फलों का बादशाह, मैं कहती हूँ फलों का बादशाह, वजीर, सब अच्छा, कुछ। तो उसने ये कहा कि देखो ये अनार कितना खास है कि जो बच्चा भी आया भी नहीं उसको भी इसकी अहमियत का पता है, वो अनार मांग रहा है यार। और जब वो बच्चा, और वाकई जब उनका बाबर बादशाह पैदा हुआ तो उन्होंने फिर वो हिस्सा उन बुजुर्ग को दे दिया कि उसके बाद अपने वादे के मुताबिक, अपने वादे के वो मुताबिक हिस्सा कि वो दे दिया। जब जन्म हुआ तो वो बाबर क्या जन्म हुआ ना। नायला जी, मुझे ना आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे हलीमा जी की ना, हलीमा को भी आपने वो टाइम याद दिला दी जब नानी दादी कहानी सुनाती थी ना, मैं हलीमा ऐसे करके सुन रही कि आगे क्या होगा। जितनी खूबसूरती से अल्फाजों का चुनाव करके आपने सुनाई है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जब भी किसी फ्रूट खिलानी कोई कहानी लानी है, मेरा हलीमा ने ऐसे सुननी है आपसे। तो इंशाल्लाह। अब इससे फायदा क्या होगा ये बताओ। इसका इतना फ़ायदा है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप अनार खाएं तो आपका बेबी बहुत हेल्दी,
गोरा पैदा होता है। अक्सर ख़वातीन को होता है ना बच्चा गोरा होना चाहिए, तो मैं उनको कहूँगी सिर्फ एक अनार रोज़ खा लिया करें। खून की कमी के लिए बहुत अच्छा है, उसको रंग साफ कह देते हैं, रंग साफ करने के लिए। और खून की कमी के लिए, मतलब आपकी कमी पूरी होती है, आप एक बॉटल खून की लगवा लें, एक अनार खा लें, बराबर होता है, बराबर होता है ना। हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। मतली, अगर किसी को मतली हो रही हो वो बहुत अच्छा है। और मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, अक्सर ख़वातीन या बच्चियाँ निस्वानी हुस्न के लिए बहुत परेशान होती हैं। अनार के छिलके को धूप साए में सुखा के खुश्क कर लें और उसमें मतलब एक अनार का छिलका और उसमें 1 इंच फटकड़ी का टुकड़ा पाउडर बना लें और उसको सिरके में डाल के अगर वो उससे इस्तेमाल करें। एक अनार का छिलका, कोई भी अनार, पूरे अनार का छिलका और उसके साथ 1/2 इंच फटकड़ी का टुकड़ा, फटकड़ी का टुकड़ा, इनको सिल्वर कलर का होता है। जी जी, एलम जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपने अनार के छिलके को साए में सुखा लिया और इसका पाउडर बना लिया और उतनी ही फटकड़ी का पाउडर बना लिया और उसको आपने सिरके में डाल के अप्लाई करना है। तो आपका जो जिन ख़वातीन को बहुत मसला होता है एक मसला कि निस्वानी हुस्न, तो वो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है और उसका बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा अगर आप अनार के छिलके को पीस के साए में, क्योंकि ज़रा इसको पीस के लगा सकते हैं ना, इसका पोर्स बिल्कुल टाइट और क्लोज हो जाते हैं। कि मुझे ये मसला है, मैं अनार का जूस पी रही हूँ डेली, इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखूँ, ये फ़ायदेमंद होगा या इसके अंदर कोई गाजर या कोई इस तरह की चीज़ डाल लूँ? अनार के तो खुद अपने इतने फ़ायदे, मेरा तो नहीं ख्याल में उसमें चीनी भी नहीं मिलानी चाहिए, मतलब जैसा आप निकालती हैं। और जूस से ज़्यादा बेहतर होता है, आपको फ़ाइबर भी लेना होता है तो आप अनार खाएं। अच्छा, अब जो हाँ, क्योंकि वो उसकी जो अंदर बीज होता है वो तो रह जाता है जूस में, वो तो हम नहीं खाते। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो उनको दर्द है ना, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है ये साइड पे सोती हूँ, अक्सर होता है ना कि जिस साइड पे सो हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। इसको मैं देखे, हम चेक किए बगैर तो कुछ नहीं कह सकते। कोई नब्ज दबी हुई हो जो कि एक्सेलरेट, सर्दियों में से जख्म आपका एक्सेलरेट करता है। फिर उसके बाद आप ये करें कि डॉक्टर को दिखाएं और जब तक आप डॉक्टर को दिखाती हैं आप दीवार के साथ खड़ी हो जाएं और यूं करके दीवार जहाँ तक आपका हाथ क्लाइंब करना शुरू करें। हाँ, आप जितना हाथ आपका ऊपर जाता है, फिंगर वॉक वो करें और उसके बाद मसाज करें किसी अच्छे से ऑयल से, ऑलिव ऑयल से मसाज करें। I 200 एग्री विद हर, क्योंकि मेरे भी शोल्डर में पेन था और आपने साथ में ना, अगर आप एग्री करें तो दीवार पे ऐसे क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, हाथ रख के आपने इस तरफ टर्न करना है और फिर आपने दूसरी तरफ टर्न करना है और ये आपने तकरीबन 10-10 दफा वन टाइम करना है, इसके 3 सेट्स करने हैं। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, हमारे साथ कराची से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं याहिया? अल्हम्दुलिल्लाह, कराची से कॉलर हैं, तो कराची से कॉलर आपको आज मेरा नाम नहीं ली जाएगी क्या? हाँ, ये क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने कहा जी सरप्राइज कॉल है कराची से। हम पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, कराची से तो हमारे एक ही प्यारे कॉल करते हैं। पहले तो आपकी डॉक्टर साहब को सलाम हो। वालेकुम सलाम। और दूसरी बात ये है कि कहते हैं ना, एक अनार पे 100 बीमार। तो ये जो बच्चा बैठा है ना, हुमायूं, ये एक अनार है, इसके पीछे बहुत लोग हैं। इसके पीछे बहुत खवातीन है, बहुत है। थैंक यू। मैंने भाईजान आपको ये बता दूं कि मैं फ्राइडे को आ रहा हूँ कराची, देखता हूँ कैसा इस्तकबाल करते हैं आप। अच्छा चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपकी वर्कशॉप आऊंगा मैं। इनकी वर्कशॉप नहीं, शोरूम है। शोरूम पे आऊंगा आपकी। हाँ शोरूम, बिल्कुल, आई एम मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं, आप मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये पहले तो मैं अनार के बारे में, अनार की तो बहुत सारी किस्में हैं ना, ज़ाहिर हम कराची यहाँ बहुत अनार आता है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी रिच के हमारे मुल्क में इतने सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। सवाल ये कि क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये खासकर खवातीन के अंदर जो कीनू है, तो वो खाती नहीं, खट्टा है जी मैं खाऊंगी नहीं, मैं नहीं खा सकती, हालांकि उसकी खटास में आपकी तासीर होती है। इसी तरह अनार के अंदर भी डिफरेंट होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, मेरे ख्याल में खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, तो इसके क्या डिफरेंट असरात होते हैं? एक तो ये सवाल। दूसरा ये सवाल कि हम जो कहते हैं ना, मोस्टली हमने सुना है कि अनार का जूस पीने से आपका खून बनता है, इज इट ट्रू? ठीक है, थैंक यू सो मच आहिया फॉर कॉलिंग। हाँ जी, अनार का जूस पीने से खून बनता है। अनार की बहुत सारी किस्में। अच्छा, पहले फिर हम कॉलर्स ले लेते हैं, सवाल लिख लेते हैं। यार ना करें ना। अस्सलाम वालेकुम आयशा, मैं सवाल लिख लेती हूँ ताकि हम याद रखें। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, क्या पूछना चाह रही हैं?
हेलो। She didn't want to हम talk बात to कर us. लेते हैं जब तक अनार की, इसमें कोई शक नहीं, बहुत किस्में हैं। कंधारी अनार और बीदाना अनार सबसे ज़्यादा मशहूर है। क्या कहा आपने? कंधारी अनार जो कंधार से आता है, बेसिकली ये अफ़गानिस्तान कंधार का इससे लेके चाइना तक इसका सिलसिला मिलता है, वहीं से ये आया था और बड़े सग़ीर में ये बहुत ज़्यादा फिर फेमस हो गया और फिर यहीं पे काश्त किया जाने लगा। तुम बीदाना कहती तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, पता नहीं कैसे चीजें याद रहती है, तुमको देख रहे हो नहीं, मुझे अब इन्होंने बताया, मुझे याद रहे। बीदाना अनार जो होता है वो वाइट कलर का होता है। जब हम उसको लेने जाते हैं तो हमें लगता है ये तो सफ़ेद है, पता नहीं खट्टा ना निकले, लेकिन वो सबसे मीठा और सबसे फायदेमंद, सबसे अच्छा महंगा अनार जो है ना वही वाइट वाला होता है। Yes. बीदाना अनार। उसके बाद आता है कंधारी अनार। कंधारी अनार जो होता है वो लाल होता है, लेकिन कभी कभी वो खट्टा भी निकल आता है, गला ख़राब होने का ख़तरा होता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर खटास से कभी गला ख़राब होने का ख़तरा हो, या अक्सर लोग हैबिचुअल होते हैं कि हम कोई खट्टी चीज़ खाते तो हमारा गला ख़राब हो जाता है, तो आप अचार खाएं, कुछ भी खाएं, उसके बाद रोटी के टुकड़े में थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल के एक लुकमा ले लें, आपका कभी गला ख़राब नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी खट्टी चीज़ें क्यों नहीं खाते। लेकिन नायला जी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो भी अगर आप थोड़े से खट्टे खा लें, कुछ लोग कहते हैं कि खट्टा है, हमने गला नहीं पकड़ा खाना, तो जाता है। नहीं, गला खराब नेचुरल चीज़ों से नहीं होता, अननेचुरल चीज़ों नहीं से होता, गला नहीं, पकड़ा हाँ। जाता। You लेकिन think? उसमें- नहीं, मुझे लगता हो जाता। उसमें यह है ना कि मैंने, आप कुछ भी खाएं, अचार खाएं, नेचुरल सिट्रस फ्रूट खाएं, कुछ भी खाएं, इमली खाएं, कुछ भी खाएं, आप एक लुकमे में थोड़ी सी चीनी डाल लें, शहद डाल लें, या आप गुड़ का एक डली डाल के उसको ठीक खा है, लें। हम तलत आंटी की कॉल ठीक लेते है। हैं जी। मेरे कहा दूसरी कॉल आती है हमारी कराची से, वो तलत आंटी की। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप दोनों को वालेकुम और अस्सलाम। सुबह बखैर, और आपकी मेहमान को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे- माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात, आप तो बहुत अच्छी बातें बताती हैं। यानी जो हमारी अम्मी और नानी वगैरह जो है ना, अभी जो गुड़ और उसकी बात कर रही थी, तो मुझे, मैं अपने पुराने जमाने में बचपन में पहुंच गई मैं। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 4-5 साल पीछे ही गई हैं, आपको ज्यादा दूर तो नहीं गई। नहीं, मैं बचपन में पहुंच गई थी, मैं बचपन में तो पहुंच 4-5 साल पीछे ही ना, तुम इतना दूर। अरे अब ये तो तुम्हारा हुस्न ज़न है। अच्छा, अब चलो भाई, हम आप दोनों बच्चों से बात करनी है इस वक्त। जी जरूर। जी अच्छा जी। भाई, आज हलीमा ने इतनी खूबसूरत कहानी सुनाई है। डब्बू और चंदू। हाँ, वो उसकी इतनी खूबसूरत मुझे वो बहुत कहानी मजे की सुनाई लगी है, I love it। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उसका एंड नहीं सुन सकी मैं। उसका कोई एड नहीं था, उसका मैंने end बस ये था कि बताया डब्बू था और खानदान की। हाँ, बेटा, मैं डब्बू आप- हूँ अपनी नानों की थी। अरे माशाल्लाह। अच्छा, अब एक दूसरी आपसे बात कर लूं कि जो बात मैं कल एक सोच रही थी कि मैं आपको एक बात गुफ्तगू करूंगी जी। 20 और इंतजार कर रही थी मैं 20 दिसंबर का। अच्छा, वो इस हवाले से कि 25 दिसंबर को मेरा 1 साल हो जाएगा आपके टीवी पर। बिल्कुल ओए होए, बिल्कुल क्या? बिल्कुल। तो मैं ये आपको कहने वाली थी कि भाई 25 दिसंबर पे बड़ा जोरदार प्रोग्राम रखिएगा। आप देखिए कैसे इंशाअल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम होगा, और आपको हाँ, सरप्राइज भी आपको देंगे एक हम सरप्राइज भी मिलेगा इंशाअल्लाह। एक साल माशाल्लाह। मुकम्मल होने पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर बेटा बात ये है कि आप जैसे आप बच्चों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी मेरे अंदर likewise। तमन्नाई आ जाती है, क्योंकि देखो बेटा, मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ और सीनियर सिटीजन हूँ, तो माशाल्लाह। आप लोगों से साथ गुफ्तगू करके लगता है कि जैसे मुझे एक एनर्जी मिल गई है। तलत आंटी, जब आप Thank कॉल करती है ना, मैं you, बोलता हूँ thank हमें you क्या so लगता है, मैं यकीन माने मुझे हमेशा थोड़ा सा डर लगा, जैसे प्रिंसिपल की कॉल आती है ना, मैंने कहा अरे। अब डांट पड़ेगी कि ये तुमने लोगों ने चीज अच्छी नहीं की, ये अच्छी की है, वो नहीं, गलत। नहीं, पर आप हमेशा तारीफ करती है, हाँ, बहुत लेकिन नहीं। तसी हो तो फिर वो आप भी हमेशा बहुत अच्छी तारीफ लगती करती है। हैं, बहुत हाँ। नहीं, आप खुद अंदाजा कर लेते होंगे कि मैं आपको कहाँ तसी कर जाती हूँ और कहाँ हाँ, नसीहत हाँ। कर जाती हूँ। बिल्कुल मैं ठीक आज है। आज ऑडियंस को भी खुद ही बताता हूँ, पता लग तलत आंटी जाता हमारी है वो हमें। कॉलर हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड भी कभी कभी कॉल करती हैं कि बाकी लोगों को कॉल करने दे, लेकिन ये पैगाम मेरा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा, तो हमें और फिर ये भी कहती है कि फिर मैं बच्चों से कंफर्म करूंगी कि मिला है पैगाम कि या नहीं नहीं मिला, मिला, हाँ। तो उनका पैगाम जो है सलामत वो रहे, हमें बहुत हमेशा प्यार आपके मिलता लिए। खुश है। रहे। थैंक यू तलत आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नसीम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हलीमा जी, हुमायूं जी? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी हम। पे कुर्बान जाऊं, कितने खूबसूरती से आपने जी का है। तो भाई मैं ना आपकी मेहमान से बात कर, आप जी, मेहमान जी, से बात जरूर करें, करें। मेजबान जी हैं। बिल्कुल, हुक्म कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नसीम? मैं जी ठीक, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी? मैडम जी, मेरा मसला ये है कि मेरी तकरीबन 40 साल उम्र है। 40 साल आपकी उम्र है। ये मसला तो ना हुआ, ये तो अच्छी बात है। मुझे ना गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है गुस्सा मुझे। आता है।
ओके ठीक है। क्या करती है गुस्से में? गुस्से में बस मैं सुना देती हूँ। क्या सुना खरी देती है? खरी सुनाती है या नॉर्मल सुनाती है? बस बहुत ही खरी सुना देती हूँ। दूसरों को सुनाती है ना, अच्छा करती है, निकाल लिया किस करे बात अपना पे गुस्सा। गुस्सा आता है? किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? छोटी छोटी बातों पे भी? बच्चों के और घर वालों पे निकालती हूँ, अम्मियों को सुना दी, बच्चों को सुना दी, फिर बाद में मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने क्यों ऐसा किया है। कोनी शोनी भी मार देती है कुछ ये उल्टा ये सीधा तो भी? आपने वैसे बड़ा अच्छा सवाल कोई पूछा टेंशन है, चल रही बहुत है? ही कोई अच्छा टेंशन सवाल चल पूछा है, रही है? काफी लोगों को इसकी जरूरत है। आप बचपन से ऐसी है, कोई टेंशन चल रही है या आप बड़े होके गुस्से में गुस्सा ज्यादा आना शुरू? नहीं, बचपन में मैं ऐसी नहीं थी, अब भी मैं ऐसी हो गई हूँ इस्लामाबाद आके। एक्सरसाइज करती है? इस्लामाबाद आके। इस्लामाबाद आके, इस्लामाबाद आके। एक्सरसाइज करती है? एक्सरसाइज करती है कोई? हाँ जी, नहीं मैं घर पे भी हाउस वाइफ। इनसे कहे मेरे पास आ जाए, मैं इनका ठीक गुस्सा है, निकाल दूँ। अभी आपका गुस्सा सारा निकालेंगे, आप नाइला हक जी के पास आ जाए, आपको बताते हैं कहाँ पर होते हैं, लेकिन इसका इलाज भी है बड़े मजे का। नाइला जी आप या नहीं नहीं नहीं, पहली आपको बात नहीं है- बताना, यहाँ पे हमने ब्रेक लेनी है। है? हाँ जी, ओके, हमने so ब्रेक लेनी, कोई बात नहीं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नाइला जी इस गुस्से वाले सवाल का भी जवाब देंगे, और उससे पहले जो था कि अनार के जूस से वाकई क्या खून बढ़ता है या नहीं बढ़ता, उसका भी जवाब देंगे। बताया आप लोगों ने मैंने। कहीं जाना, हमारे साथ है। मेरे ना बड़े मजे की बात है। घरेलू, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। मैं बताऊं, बड़े मजे की घरेलू बात है। बातें हो रही हैं। जी, हाँ, जी, बताओ। मेरे एक दोस्त था, ठीक है, और उसकी वो रिश्ता बहुत ढूंढ रहे थे, उनको रिश्ता नहीं आया था, उसकी अम्मी बड़ी परेशान थी, बड़ी लड़का था। परेशान, लड़का बहुत परेशान थी उसकी अम्मी के, यार मैं चाह रही हूँ एक ही बेटा है, बहू आ जाए, बहू आ जाए, जहाँ भी जाते नहीं बहू रिश्ता आने का नाम नहीं लेती बहू थी। बहू ने कहा बहू आ जाएगा लेकिन बहू नहीं आएगी। यार हलीमा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में इतनी बरकत रखी है कि उसकी जिस बेगम से शादी हुई, शी इज़ माशाल्लाह टर्किश, शी इज़ हाफ टर्किश, और मैंने, वो मेरी दोस्त थी, उनका मैंने रिश्ता करवाया। और हलीमा वो जब भी मुझे मिलते हैं, और वो दोनों इतने खुश हैं, उनके 2 माशाल्लाह ट्विंस बच्चे हैं, और आंटी लिटरली मैं जब जाता हूँ मुझे दुआएं देती हैं। कम से कम मैंने ज़िंदगी में कोई 25 से 30 रिश्ते कराए होंगे। नाज़रीन, अब- मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी का रिश्ता ना हो रहा हो तो हुमायूं से कांटेक्ट कीजिए। मेरा खुद मेरे का ख्याल नहीं से हो रहा, I was लेकिन about to say this कि हुमायूं मेरे ख्याल से खुद हुमायूं से कांटेक्ट करें, क्योंकि हुमायूं का भी रिश्ता नहीं अच्छा हो रहा। मैं तो विलिंगली, वैसे जोक्स अपार्ट, आई डिडंट वांट टू मैरी जल्दी, मैं शादी जल्दी नहीं करना चाहता था। मैं वाहिद वो शायद लड़का हूँ जो खानदान में रिश्ते के आते होते थे कि यार ये वो कहते रिच सा भी तो है ना, थोड़ा अमीर सा सा भी तो, और अच्छा भी तो वो, पैसा आप भी लोगों तो को है। पता है कितना अच्छा हूँ मैं। तौबा अल्लाह माफ जो अभी आग लग रही है मेरे दाएं बाएं इस तरफ ना, इस तरफ वाले बाजू के इस तरफ जल के राख हो गए। आप बताएं जी कॉलर जल्दी ले से। ना, ले कॉलर। यार मैं जल्दी से पूछूं, अस्सलाम 40 साल वालेकुम। की उम्र है और वो कह रही है कि गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? फिर हम जल्दी से कॉल देखिए, 40 साल की उम्र ऐसी होती है कि उसके बाद आप थोड़े से एंग्री होना शुरू हो जाते हो, अपनी जिम्मेदारियों से थक जाते हो, बड़ी अरसे से आप काम कर रहे होते हो। मेरा पता है क्या मशवरा है पर्सनली, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप वॉक शुरू कर दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें। एक्सरसाइज से ये होता है कि आपके जो सैड हार्मोन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपने 30 मिनट वॉक करनी है, क्योंकि आपके हार्मोन्स भी डेड होना शुरू होते हैं 20 मिनट के बाद। तो ये कीजिए, अपना ख्याल रखिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप से बात कीजिए। मी टाइम बहुत ज़रूरी है गुजारना। कॉलर लेने से पहले जल्दी से बता दूं, 2 प्यारी प्यारी खवातीन की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, जो कि इनकी बेटियां हैं, उनको वेडिंग एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक बहुत मुबारक हो भाई। अल्लाह ताला इनकी आप लोगों उनकी की जिंदगी शादियां आसान अलग अलग करे। सालों में हुई 3 हैं, साल गैप लेकिन से। 3 साल के गैप से हुई हैं, लेकिन अल्लाह नाम की बता दो तरफ उनके से जल्दी से हमें। भाई एक ही डेट आ गई। सना, आपको बहुत बहुत हैप्पी खुदा का एनिवर्सरी। वास्ते दामादों का नाम भी ले लेना था, बस वैसे कर बड़ी दे। आप बुरी सास है वैसे। क्या ये तो आपने बड़ा बुरा किया। मेरी माँ होती ना, हमें कट करा के दामादों का ही नाम नहीं नहीं, वो सिद्रा और सना आपने की। ऐसे किए। हाँ, सिद्रा दोनों और के नाम सना, ऐसे आप होते हैं। अपने कॉलर मियाँ कौन को है? खुद ही विश कर दे। एहसन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। और हुमायूं भाई, आप सब लोग कैसे हैं? क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप? बिल्कुल मुझे आपकी ठीक। कॉल भाई, इतनी बस अच्छी आपने लगती है यहाँ ना। सर्दी आ गई है कराची में, और पहले तो मैं इनके बच्चों की वेडिंग एनिवर्सरी की मुबारकबाद देता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि इस सीजन में जितनी भी शादियाँ हो रही हैं Thank you. मुबारक हो। अल्लाह जिनकी ताला मुबारक वेडिंग करे। एनिवर्सरी है उनको भी मुबारक हो। ओए आप, हलीमा की भी वेडिंग एनिवर्सरी है गाइस। आपकी भी है? नहीं नहीं, मेरी 18 को थी। हलीमा को भी Happy वेडिंग एनिवर्सरी anniversary। मुबारक। चलो शादी। हुमायूं भाई को भी मुबारक हो जब भी हो इनकी।
अच्छा, ये अनार के हवाले से जो प्रोग्राम, एक बार बताऊं कि माशाल्लाह कुरान मजीद में इसका जिक्र आया, बड़ा बेशक, बरकत यस। वाला फल है। और ये भी सुना है कि इसके अंदर एक जो दाना होता है वो जन्नत का जन्नत का आया हुआ होता है। ये भी है। अच्छा, इसके फायदे तो बताएं इन्होंने माशाल्लाह, लेकिन एक दो बातें मुझे पूछना है कि इसके अंदर जो एक हल्की सी कहना चाहिए जो पत्ते टाइप होता है उसका, झिल्ली। जो उसकी जिल्द कहने, क्या हम उसके भी फायदे हैं? और जो ऊपर से अनार है, दूसरी बात टेक्निकल थोड़ी सी, क्या ये भी सुनने में आता है कि अनार मैदे के जो लोग कोई आर्जा है या हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें थोड़ा सा इसका इस्तेमाल किस तरह हो सकता है? और एक गुड़ की बात जाते जाते बता दूं आपको कि भाई देखें, हमने सुना है कि अगर घर में लाउंज में या किचन में फल मौसम के रखे हों ट्रे के अंदर, जो भी फल हो, तो उसकी बड़ी खैर बरकत रहती है, बहुत सी बीमारियों परेशानी से बचे रहते हैं। तो जरूर मौसम के क्या फल बात रखें। है, बड़ी प्यारी बात की ये आपने। बिल्कुल आपने ठीक बात की है। मजेदार सी बात की। बिल्कुल ठीक बात बहुत की है। शुक्रिया, थैंक यू जी, मेहरबानी। थैंक यू सलामत सो रहे मच एहसन एहसन भाई। फॉर सबसे कॉलिंग। पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने कहा कि खैर बरकत, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि लोग फिर मुझे समझते हैं कि शायद मैं कोई वहम परस्त खातून हूँ। अक्सर मुझे ये बात सुनने को मिली, मैंने इंडिया में इसको भी पढ़ा। आप घर में जब भी फ्रूट रखते हैं तो आप अपने राइट हैंड पे, जब आप एंटर होते हैं तो जो आपका राइट हैंड होता है, राइट साइड होती है, उस साइड पे फ्रूट रखें। उसमें आप मौसम के फल भी रख सकते हैं, उसमें आप अनाज भी रख सकते हैं, मतलब चने रख लें थोड़े से, या कोई चावल रख लें, या कोई ऐसी चीज़ रख लें, उससे खैर बरकत बहुत होती है। घर का जो राइट हैंड का आखिरी कोना होगा, कि उसके बाद आगे दीवार होगी, आप नमक डाल के, पानी के गिलास में नमक डाल के 2 चम्मच रख लें। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो पानी का कलर मटियाला होना शुरू हो जाएगा। आप उसको हर 2 दिन के बाद चेंज कर सकते हैं। नज़र बद का असर ख़त्म हो जाता है उससे। हरमल की धुनी दें, हरमल की धुनी बहुत अच्छी होती है नज़र के लिए, आपके एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये नमक और पानी वाला हर कोई करे, लेकिन लेफ्ट और राइट हैंड का नायला जी, देख के पता तो करें। है कौन नेगेटिव है, उस बंदे पे भी देखो असर पड़े ना। पानी तो हमें बहुत, हमें भी पता है वो कितना नेगेटिव मुझे है। हमारे कह रहे तुम्हारे तो पानी काले हो जाएंगे। हमें मेरे लिए क्या झूठ बोल रही है। हमें नहीं पता होता कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ और कितनी। कश्यप की कॉल लेते हैं साथ साथ, ठीक है? कश्यप कॉल साथ। अच्छा, आपने जवाब तब देना, मैं बताएंगे कि बहुत कॉलर्स हैं आपके लिए, ठीक है सर? अस्सलाम वालेकुम कश्यप जी, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम और सुबह खैर आपको भी। मैं टिप टॉप मजे में, और आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बड़े बड़ी शुक्रिया हुमायूं, करती हैं। आपसे शिकवा है, आप कराची भी जाए जा रहे हैं, लाहौर भी जाए जा रहे हैं, बस फैसलाबाद का ही विजिट नहीं होता। हुमायूं ने ना बस 1-2 दिन सर्फ रह खा गए, लेना। सर्फ खा लेना। मैंने सर्फ खा लेना रात को, हुमायूं ने और फिर बुलबुलें सर्फ खा निकलने मेरे लेना मुंह से। है कि कोई दुनिया का इंसान हुमायूं से खुश नहीं है। खुश नहीं है, हर कोई मुझे कहता है नादिया को खुश करे तो कोई और नाराज हो जाता है, कराची वालों को खुश करे तो फैसलाबाद वाले नाराज हो जाते हैं, लाहौर वालों को खुश करे तो पिंडी वाले नाराज हो जाते हैं। क्या करें, क्या करें, कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं। इकट्ठे चलेंगे। बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, और आजकल एलबी भी आपके लिए बहुत अच्छा आया हुआ है, आप चक्कर तो लगाएं। क्या है वह? लंडा। लंडा बाजार। ये फैसलाबाद में अच्छा है लंडा वैसे। बहुत जबरदस्त। यार कश्यप, दोनों लेके बहन भाई यकीन मानो ढूंढेंगे ऐसे डेरियों में ना, टाइम लगा के मास्क पहन के हाँ जाएंगे जी, डेरियों बहुत में। मजा आएगा। डन। मैं यकीन माने, और मैंने अभी सोचा कि मैं कराची जाऊंगा, मैं अपने कॉलर से जाके मिलूंगा। आई वांट टू मीट देम। जी, और यहाँ एक दिन रख लेना ना, किसी होटल में सबको बुला लेना। और बिल के टाइम पे खिसक जाना। एक अनार, जैसे याहिया ने आपको कहा कि आप एक अनार हैं, बात बिल्कुल उनकी ठीक है, उनकी बात को मैं सेटिंग करती हूँ। आप एक अनार हैं, और जो 100 बीमार हैं वो लड़कियां हैं आपके लिए। हाय सदके सदके 100 सदके। लड़कियां आपके पीछे बीमार। वो 100 बीमार कहाँ है? उन्होंने तो नहीं कहीं सर्फ खा लिया कि हमें तो नहीं हमें दिख नहीं आ रही नजर, वो सब खा के बैठी बुलबुलें बना रही है। बहुत शुक्रिया आप लोग के इस प्यार और का। मैंने आप सवाल भी पूछना था मैम से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मैम 2 सवाल हैं। एक तो डार्क सर्कल जो आंखों के नीचे बढ़ जाते हैं, उनके लिए कुछ बताइएगा, और दूसरा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पाँव की उंगलियों में, उसके लिए काइंडली कुछ बताइए। ठीक है जी। ये फंगल वाला जो आपने इन्फेक्शन का पूछा ना, बड़ा जबरदस्त सवाल है। कैसे होता है? अच्छा नायला जी, वाकई बहुत सारे लोग। नायला जी, अच्छा, क्या होता है पहले फंगल एहसन के सवालों की तरफ चल जाते हैं। उन्होंने पहले कहा था हम- बीपी में, हाई ब्लड प्रेशर में कैसे इस्तेमाल करें इसको? आप इसको, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ जूस के बजाय आप अनार खाएं, क्योंकि फाइबर भी जाता है ना आपके जिस्म में। जूस निकालते हैं तो सिर्फ ग्लूकोज रह जाता है ना, तो शुगर वाले पेशेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अनार का कोई नुकसान नहीं है। कोशिश करें 6 बजे से पहले आप कभी भी खा लें। शाम के टाइम, शाम रात 6 बजे से पहले? हाँ, रात के टाइम 6 बजे के बाद फ्रूट थोड़े अवॉइड करने चाहिए ना। तो आप दिन में खा लें, नाश्ते में खा लें।
आप इसको अक्सर लोग मैंने देखा है नमक छिड़क के खाते हैं, नहीं, आप इसको प्योर खाएं, हाँ। प्योर खाएं, जैसा ये है वैसे ही खाएं। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, ये खून की कमी के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत सारे आप कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार। देखें, एक अनार की बड़ी अहमियत है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं सऊदी अरब में रहती थी तो वहाँ मैंने देखा कि लोग, जब सऊदी लोग अनार खाते थे ना, तो वो वाइट कपड़ा बिछा के खाते थे कि इसका कोई दाना गिरे तो उसको गिरने ना दे, क्योंकि इसमें एक जन्नत का दाना होता है, वो शिफा का दाना होता है। नहीं, और वो नहीं पता होता कि वो कौन सा दाना होगा, तो वो इवन के किसी के साथ अनार शेयर नहीं करते, वो अपना अनार खुद खाते हैं। अच्छा, जो छिल्ली है, जो झिल्ली झिल्ली, वो झिल्ली पेट क्या की झिल्ली जो इसकी स्किन है ना, जो झिल्ली जो है उसके क्या फ़ायदे हैं? झिल्ली के बहुत फ़ायदे हैं। झिल्ली का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी स्टमक की सारी कसावतों को ख़त्म करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। अगर आपको अल्सर या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप झिल्ली समेत भी अनार खाते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला जो सवाल है, जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है, कि फंगल इन्फेक्शन और डार्क सर्कल। इन्होंने कोई जूता ऐसा पहना जिससे इनको इन्फेक्शन शुरू हुआ और वो अब ट्रैवल कर गया इनके बाकी शूज़ में। जब आपको फंगल इन्फेक्शन हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने शूज़ बहुत सारे चेंज ना करें, पहले उस इन्फेक्शन का इलाज करा लें। ठीक है। उसका इलाज ये है कि नीम गर्म पानी ले लें जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं, उसमें एक मोटा टुकड़ा फटकड़ी का। नायला जी पहले बताइए होता क्यों है? बहुत सारे लोग कहते हैं तंग जूता तुमने पहना जूतों से होगा, होता है, तो अगर हो अक्सर ऐसा होता है और काफी देर तक आप जूता पहनते हैं उनको भी होता है। जूता पहन के रखें। और आपका सबसे बड़ी बात है, मैंने अक्सर देखा है कि जब हम पाँव धोते हैं तो हम अपनी फिंगर्स को प्रॉपर ड्राई नहीं करते और उसकी जूते वजह पहन से भी लेते हो जाता है। तो गीली रह जाती आपने है, ये moist। करना है कि थोड़ी देर के बाद जब जूता पहने और आप कहीं हो तो थोड़ी देर के लिए पाँव बाहर निकाल लिया ठीक करें, है। और जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। नायला जी, अपने- ऑफिस में भी ये कर सकते हैं ना कि यू कैन हैव अनदर स्लीपर्स, कि आप जाते समय जूते उतार दो और आप स्लीपर्स पहन लें, है ना? आप चेयर पे बैठे हैं, स्लीपर पहन के बैठ जाएं, आप उठे तो अपने शूज़ पहन लें। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? वैसे तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, लेकिन चूँकि हम हर्ब से बात करते हैं तो हम हर्बल ही ट्रीटमेंट भी इसका बताते हैं। गर्म पानी ले लें जितना आपसे बर्दाश्त होता है, उसमें आप एक टुकड़ा बड़ा सा ले लें फटकड़ी का, उसमें वो डिप कर दें और आप उसके में पाँव डिप करके बैठें। एक तो ये है। एक और मैं बहुत अच्छा बता रही हूँ ट्रीटमेंट, अगर किसी को अपने पाँव खूबसूरत करने हैं, फंगल इन्फेक्शन से जान छुड़ानी है, अपने पाँव गोरे मतलब साफ़ करने हैं, तो ये बहुत अच्छा है। जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप 2 शलजम ले लें, बड़े शलजम ले लें, उनको ना छीलें ना काटें, उनको पानी में डाल दें। इतना पानी डालें कि शलजम अगर गल जाए तब भी आपके पास काफ़ी सारा पानी हो, मतलब पतीला भर के पानी में आप उसको पकने रख दें। अच्छा, फिर आप चूल्हे उसको पे, टच करके देखिएगा कि आपका वो शलजम गल गया। तोड़ना या काटना नहीं है। उसके बाद वही शलजम वाला थोड़ा पानी सॉफ्ट हो जाए जब जी, तक वो सॉफ्ट, ठीक है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा सॉफ्ट हो अच्छा, जाए, ठीक है। वो आपने एक टब में डाल लेना है। उसी में आपने थोड़ा सा शैम्पू डालना है, 2 चम्मच आपने नमक डालना है। अब आपने उसमें अपने पाँव डिप कर देने हैं। अच्छा, पाँव डिप करने के बाद पाँव से ही वो छलजम तोड़ के अपने पाँव पे या हाथों से आप उसको मसाज करें, और आप कम से कम 20 से 25 मिनट में पाँव रखें। आप यकीन करें जब आप पाँव निकालेंगे 2 से 3 दफ़ा करने, आपका फंगल इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी एड़ियाँ फटी हुई वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आपके पाँव की रंगत, अक्सर जूतों ठीक के है। निशान पड़ जाते हैं ना हमारे पैरों पे, ठीक है। वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है फंगल इन्फेक्शन के लिए, जब भी आप जूता पहने अपनी उंगलियों के दरमियान में, फिंगर्स के, सूखी मेहंदी एक टुकड़ा डाल, एक चुटकी डाल लिया करें, आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। नायला जी, मुझे से बताएं, मेरे जहन में आया क्योंकि आप अक्सर कहती है कि फ्रूट्स को चेहरे पे भी लगाएं। मुझे याद है कि आर्टिस्ट का जो भी खाने में अनार बचता है का वो जूस मुंह- बहुत अच्छा क्या लगाएं। मैं ये जो भी कटा हुआ है, मैं इसको अगर अपने फेस पे ऐसे नहीं, मलना आप शुरू करूं तो अनार का फर्क जूस, पड़ेगा? अनार का जूस लगा लें। अनार जूस? का जूस बहुत अच्छा। उससे मुंह धो लूं? नहीं, आप थोड़ी देर लगा के रखें और फिर मसाज करें। वो तो नहीं ठहरता ना यार, गिर जाता यार है। आप पानी की तरह उसको ऐसे ऐसे लगाओ ना, ऐसे अच्छा। करते रहो, रब पर करते ये आपने रब कभी- ना कर सकते हो? रब? आपने दूध से कभी क्लिनजिंग नहीं की? अच्छा, दूध से मैंने भी नहीं cleansing की, करते हैं? मैंने नहीं की। दूध क्या से- दूध से ऐसे आपको पता है दूध में लैक्टिक एसिड होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है अपने आपके फेस पे। टेट्रा पैक वाले में भी आप फ्रेश ले लें, टेट्रा पैक वाला भी ज़ाहिर अब नहीं मिलता तो टेट्रा पैक वाला ले लें। हमारी प्यारी जायदा आंटी इंतजार जायदा कर रही है। आंटी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम मीर बिल्कुल साहिबा ठीक कैसी हैं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपकी गेस्ट को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम मैं अस्सलाम। देख रही हूँ जो ये बातें कह रही हैं, मैं बिल्कुल टब में पानी डाल के, शैम्पू डाल के, मीठा सोडा डाल के, नमक डाल के अपनी एरिया साफ करती हूँ। जैसे ये बता रही शलजम भी हैं ना, डाल लीजिए। साफ करती है, शलजम- साफ करवा भी शलजम लेती है नहीं कभी कभी है। जायदा आंटी सच्ची बताएगा कसम चख के, कभी क्या? कभी कहती है बहू से कि जरा मेरे पैर तो जरा साफ करना।
नहीं, बहू को अभी तक नहीं कहा, अभी तो मैं खुद जो यंग यानी कहेंगी। अल्लाह आपको हमेशा यंग रखे, हमेशा हमेशा। आमीन, अल्लाह आपको भी ऐसे ही रखे मेरा बेटा। मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बड़ा हो जाऊँ। सोडा भी बहुत छोटा अच्छा हूँ। होता है आपके ना, मतलब आप उससे हाँ फेस जी, वॉश सोडा। करें, सब बहुत अच्छा होता है। हाँ, सोडा। बल्कि एक चुटकी पी भी नींबू सकते हैं। निचोड़ के वो डाल के छिलकों को खूब हाथों पाँव पे मलती हूँ। मैं अपनी बहुत केयर करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है Cutie ये, है ये। अपनी केयर करनी चाहिए इंसान को अपने लिए तो भी। मीर साहब के मुझे पैर बहुत डाल दिया खुशी कि टब में होती है 4 पैर हो जब जाएंगे तो क्या आपके फर्क हो जाएगा जायदा आंटी है? जी नहीं, कोई फर्क नहीं होता। तो मैंने कहा अपने टब में जब आपने अपने पैर डाले तो 2 पैर और मीर साहब के भी डाल लें, उनके भी साफ हो जाएंगे। हाँ जी, मैं डालती हूँ, मीर साहब के अलग धोती हूँ, पहले उनके धो के फिर मैं अपने धोती ओए हूँ, होए। माशाल्लाह क्योंकि माशाल्लाह उनके पाँव मेरे पाँव से बहुत ज्यादा प्यारे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह मर्दों के ताला पाँव नजर अच्छे ना होते लगाए, हैं, अल्लाह मर्दों के मियां पाँव नजर। अच्छे होते हैं। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। डार्क सर्कल्स का जो है ना सवाल था उनका, वो कोई टोटका ऐसा बता दें जो इसके पाउडर से बनता हो या समथिंग लाइक दैट। बैग्स भी, आई बैग्स भी और ये कभी कभी आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक सिरम बताती हूँ बनाना घर में। नींद पूरी किया करें ना आप। मुलाइठी तो एक आपको पता ही होगा, मुलाइठी एक लकड़ी के टुकड़ों की तरह, मतलब उनकी शक्ल एक लकड़ी के टुकड़ों की मानित होती है, मुलाइठी, जिसको गले की खराबी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने मुलाइठी के 3 से 4 इतने बड़े बड़े टुकड़े ले लेने हैं और आपने उनको रोज़ वाटर में डिप करके रखना है, 1 गिलास रोज़ वाटर में। अच्छा, जब आप उसको डिप करेंगे तो वो रोज़ वाटर बिल्कुल वाइट कलर का होगा। आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद वो कलर चेंज करना शुरू हो जाएगा, उसका कलर थोड़ा सा येलोइश होना शुरू हो जाएगा। 24 घंटे के बाद आपने वो मुलाइठी का पानी जो है, रोज़ वाटर मुलाइठी वाला, मुलाइठी समेत किसी स्प्रे गन में डाल लेना है या किसी बॉटल में डाल के रख लेना है। 3 दिन के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है। स्प्रे करना है, बोतल में रखना है, स्प्रे करते रहना है। हाँ, नहीं स्प्रे नहीं करते रहना, मतलब उसका थोड़ा सा निकाल के रात के टाइम आप जब मेकअप वॉश करें, ये आपके ब्लैक हेड्स के डार्क सर्कल के लिए भी बहुत अच्छा है, ये जिनको छाइयाँ हो जाती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपके स्किन के पोर्स क्लोज करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। ये वाला पानी आप 4 माह तक सेव कर सकते हैं और जितना इसके अंदर मुलाइठी की स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ये उतना तेज़ असर इसका ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। आप इसको फ्रिज में रखें, इसको यूज़ करें और आपके देखिए बहुत सारे फेस के मसाइल इससे हल हो जाएंगे। बाकी आई बैग्स का मसला है, मुलाइठी मिलेगी कहाँ से? मतलब ये नहीं मिल रहा। बहुत आराम से मिल जाएगी। कहाँ से? मार्केट से, नहीं, किराना स्टोर से या पंसार पंसार की दुकान से। और किसी पंसार से मिल जाती, किसी पंसार से मिल जाएगी। और 4 स्टिक्स लेनी है, बड़ी, मतलब इतनी बड़ी 4-5 स्टिक्स ले लें और उसको रोज वाटर में डिप करना है। और आपने मुझे जो बताया था वो आपने कहा था देसी घी में, क्योंकि मैं बालों को लगाता, बता दूं सबको, मैं बालों को देसी घी लगाता, शी टोल्ड मी। तो मुझे क्या रोजमेरी ऑयल डाल दूं? रोजमेरी जो होता है वो मिनॉक्सिडल का ऑल्टरनेट है। अगर आप यूँ मिनॉक्सिडल आप लेते हैं तो वो अक्सर लोगों को सूट नहीं करता ना, ब्लड प्रेशर उससे हाई होना शुरू हो जाता है, हेडेक बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो मैं वो 2% वाला लेता था जी। तो आपने सिर्फ ये करना है कि आप रोजमेरी ऑयल ले लें, अच्छा वाला, अच्छी ब्रांड का लीजिएगा। और या आप जाके कहीं से बन्नी पे बहुत वो निकाल के दे देते हैं ना सामने, हाँ, आप चली मैं जाके लेता हूँ। हाँ जी, वहाँ से आप ले लें और वो आप 3 से 4 ड्रॉप या ½ टीस्पून आप अपने ऑयल में डाल के कोई भी ऑयल जो लगाते हैं उसमें लगा। आप कुछ और भी बताने लगी थी आई बैग का मैं सबसे पहले बताऊं, आई बैग का अगर मसला है तो इसका मतलब है आपके लीवर में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आई बैग का मसला, पहले आप अपना RFT LFT करवाइए, उसके बाद आई बैग को ट्रीट करें। ठीक है, बताने का नहीं होता। अब आपने मुझे से बता दिया कोई अनार का एक फायदा जो अभी तक हमने नहीं सुना और आपने बताना है, मैं जल्दी से बता दे कोई ऐसा। अनार एंटी एजिंग है। अनार आपको आपके मूड को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप जैसे कि अभी एक बहन ने बताया था कि मुझे गुस्सा आता है, आप अनार खाना शुरू कर दें, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आप इसका मतलब है अनार खाया करो। थैंक यू सो मच नायला जी फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा अनार के इतने फ़ायदे सुन के, और इंशाल्लाह ज़रूर इन चीज़ों को हम लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए ताकि बहुत सारी बेहतरियाँ आ सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे को। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहे।
जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग पहले भी कैंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा हुमायूं बात कर चुके हैं, लेकिन बार बार इस बारे में बात करने की जो मेरी हुमायूं के हमारे पूरे प्लेटफॉर्म से ये बात बार बार करने की जो बेसिक वजह है वो हैमरिंग है, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे हो जाए। खुदा न खास्ता दुश्मन के कान बहरे, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई ऐसा बीमार हो जिससे कैंसर हो या फिर किसी को पहले हो चुका हो, तो आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने उस बंदे की केयर कैसे करनी है, उस एनवायरनमेंट की केयर कैसे करनी है और अपनी केयर भी कैसे करनी है। जो भी लोग पेशेंट के साथ होते हैं उनकी केयर के लिए उनको हमेशा मैं ये कहती हूँ, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ये कहते हुए सुना है कि आपने सबसे पहले अपना ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखोगे तभी आप पेशेंट का ख्याल रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप लोग इतने वेल इक्विप्ड हो जाएं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो, आप डॉक्टर से भी क्वेश्चनिंग कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको कुछ पता ही ना हो, डॉक्टर आपको कुछ समझा रहा हो कि आपने अपने पेशेंट की ऐसे टेक केयर करनी है तो आपको इन चीज़ों के बारे में ना पता हो। तो ये जी बहुत बड़ी रीज़न है हमारी कैंसर केयर के हवाले से बार बार बात करने की और उसके सिम्टम्स के हवाले से बात करने की। जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि हमें पता लग जाए कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रही हैं और इनसे हमने फासला रखना है। आज जो शख्सियत यहाँ पे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है उनको दावत देने का भी पर्पस यही है कि एक तो वो कैंसर केयर के हवाले से बहुत वेल इक्विप्ड हैं, लोगों को बहुत कंसल्टेशन देते हैं, और जो दूसरी चीज़ उनकी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केयर है या फिर आप कह लें कि इलाज है वो बताते हैं कि कैंसर का किस तरह से हो सकता है। तो ये भी उसकी एक फॉर्म ही आती है कि आपने केयर कैसे करनी है। हमारे साथ जी डॉक्टर अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप लोगों ने दिन के टाइम पे जाना है, कुछ लोगों का मुश्किल होता है, शाम को कंसल्टेशन लेनी है, तो सफारी हॉस्पिटल में भी ये शाम को अपनी खदमात देते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल अली वाजिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड दिस वेरी ज़बरदस्त प्रेस्टिजियस आपका शो है। लव दिस शो एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों से आज सुबह खैर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारा वैसे सीरियस शो है नहीं, लेकिन टॉपिक ऐसा होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो लोगों की क्वेरीज हैं उनके हवाले से। जब हम सुबह खैर कहते हैं तो हम पहले हम लोगों से पूछते हैं कि आप सुबह सवेरे उठने वालों में से हैं या आप लेट उठने वालों में? यही सवाल मैं सोचा था मुझसे क्या पूछें। तो आपको आपके डॉक्टर से बता दिया होगा कि हम पहला सवाल यही पूछते हैं। नहीं, मैंने पहले शो बहुत आप लोगों में देखा तो मैंने कहा ये तो सवाल बहुत अच्छा है और सबसे अच्छा रिलैक्स करता है बातें और बहुत कॉमन बात है। आइस ब्रेकिंग सवाल है। सो मैं सुबह कोशिश करता हूँ कि फजर से पहले उठ जाऊँ अराउंड 5:30, क्योंकि हमारा काम शुरू होता है अराउंड 8 AM। सो मेरा हॉस्पिटल दूर है, सो आई नीड 1 आवर ट्रैवलिंग टाइम होता है। हाँ, सो आई नीड टू बी, और फिर ट्रैफिक होती है तो हाँ, उसका भी टाइम रखना पड़ता है। अराउंड 5:30। थैंक यू टू बाकी शहर जिन्होंने नजर लगा दी हमें और हमारे पास भी ट्रैफिक आ गई, वरना हम लोग पहले ट्रैफिक से आशना नहीं थे, आजाद थे। लेकिन उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं वो मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक रोजाना पिंडी से इस्लामाबाद हिजरत करते हैं। लिटरली 1 लाख गाड़ियां जो है ना वो हिजरत करती हैं रोजाना सुबह और फिर वापस जाती हैं। तो उस वजह से ऑब्वियसली सोते भी जल्दी हैं आप? सोते भी जल्दी हैं, कोशिश करते हैं जल्दी सो जाए। अच्छा। बेटी है मेरी छोटी, उसका अपना मूड होता है, जब वो सो जाएगी तो वो हमें फिर साथ उसके सोने के बाद सोएगी, इससे पहले कोई ना सो पाएगा। कभी-कभी वो हमें सुला के सोने की कोशिश करती है कि वो पहले सो जाए फिर मैं सोऊंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे कॉलेज लें, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं और हुमायूं जल्दी कुछ सवाल और हमारा ये भी होता है कि ये भी याद रहे कि हमारा वो क्लिनिक नहीं है जहाँ पे आपसे सवाल पूछेंगे, हम थोड़ा सा इसको लाइटर मोड पे रखेंगे। कैंसर एक ऐसा वर्ड है, जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि एक बंदा नहीं पूरी फैमिली उसके साथ रिलेट होती है। और सबसे बड़ा कैंसर का जो मैं और हलीमा हर बार बात करते थे, आई एम सॉरी टू से बहुत सारे डॉक्टर्स हमसे शायद वो उस पर इतना डिटेल नहीं जाते थे, डिटेल नहीं जाते थे। हम हमेशा कहते थे हमें पता है साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होगा, पता है पूरी फैमिली को, कहते थे हाँ वो भी होता है लेकिन तो आज हमें अच्छा लगा कि ऑफ द रिकॉर्ड भी डॉक्टर साहब ने पहली बात हमसे की, उन्होंने कहा एक नहीं बल्कि पूरी फैमिली पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम यहाँ एजुकेट भी करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट की बात करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट होता क्या है? जितनी मेरी महदूद नॉलेज है वो ये है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं टू द कैंसर पेशेंट्स एंड ट्यूमर आल्सो। सो आप पहले तो हमें बता दें ऑन्कोलॉजिस्ट होता क्या है, क्योंकि अक्सर जब बीमारी भी होती है हम कहते जाएं किसके पास जाना है, कंसर्न बंदा कौन होगा? एक ऑन्कोलॉजिस्ट, और दूसरा हमें बता दें ट्यूमर और कैंसर में कितना फर्क है। ठीक है, गुड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो जो भी केयर करता है कैंसर के लिए उसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। हमारे रफली 3 टाइप्स ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो दुनिया भर में काम करते हैं।
एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी के साथ डील करते हैं, एक रेडिकल हाँ और साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कि रेडिएशन उनको देते हैं, और थर्ड जो होती है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कि सर्जरी उसके अंदर माहिर होते हैं। तो मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। और दूसरा जो सवाल है आपका कि ट्यूमर और कैंसर में फ़र्क क्या है, ट्यूमर और कैंसर इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, दोनों को हम एक ही तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। और बहुत ही अगर आप फाइनिट डिटेल में जाना चाहेंगे तो कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि बिनाइन होते हैं, जो कि बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, उनको हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। और जब हम कैंसर की ज़्यादा बात करते हैं तो हम मैलिग्नेंट को कहते हैं। सॉरी मैं हलीमा से पहले सवाल पूछे, मेरे जहन में से एक चीज़ आ रही है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। आपने कहा 3 तरह की ट्रीटमेंट्स, एक मेडिकल है, एक रेडिकल है और एक सर्जिकल है। रेडिएशन एंड सर्जिकल। रेडिएशन और सर्जिकल। क्या ये स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला होगा, कि किस अगर फर्स्ट स्टेज है तो उसको ट्रीट कर लेगा मेडिकल वाला, अगर सेकंड स्टेज है तो रेडिएशन वाला, थर्ड होगी तो सर्जन वाला? नॉर्मली तीनों के साथ मिल के ट्रीटमेंट की जा रही होती है। मतलब तीनों हम लोग मिल के एक ग्रुप में मतलब कर रहे होते हैं कि हम लोग तीनों की सर्विसेज कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी केसेस मैं टिपिकल बात करूँ ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर कीमोथेरेपी का रोल होता है, फिर रेडिएशन का भी रोल होता है। तो वो तीनों के साथ मिल के ट्रीटमेंट प्लान की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं थोड़ी सी मुझे जितना कैंसर के हवाले से इल्म है, पहले कुछ आप 15 साल पहले चले जाएं तो पहले सर्जरी होती थी, उसके बाद रेडिएशन के प्रोसेस पे जाते थे, यानी कि कीमो होता था। अब इसको उलट कर दिया गया है, कीमोथेरेपी काफ़ी जगहों पे पहले की जाती है और उसके बाद फिर सर्जरी की जाती है। एक तो आपने इसकी रीज़न बतानी है ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि लोग कहने लगे इलाज उलट हो गया, इलाज उलट हो गया। मतलब just want to ask you, क्या मुझे कोई नहीं पता क्योंकि ये जो कीमोथेरेपी दैट इज आल्सो कॉल्ड रेडिएशन। हाँ, एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन अच्छा, है जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। हम मतलब लोगों को आम जबान में समझाने के लिए कह रही हूँ। अब लोग कह रहे हैं कि जो पहले इलाज था वो गलत हो रहा था, या जो अब इलाज है वो गलत हो रहा है। बातें आपको पता है कि चाइनीज विस्पर की तरह 100 बन जाती हैं। पहले आपने ये चीज़ बतानी है, और दूसरी चीज़ जो आपने बतानी है वो विल पावर के हवाले से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि कितना इफेक्टिव है एक इंसान की इस बीमारी के अंदर विल पावर होना। जैसे अस्मा अब्बास जो है, उनका मैं कुछ ऐसा पहले इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि जब मुझे कैंसर था और मैं एडमिटेड थी, तब भी मैं तैयार होके बैठती थी। मैं जब डॉक्टर आते थे तो मैं तैयार हुई होती थी, मैंने लिपस्टिक लगाई होती थी। मैं ये नहीं कि मैं पागलों की तरह उजड़ पुजड़ के बैठी हुई हूँ कि अब तो मुझे कैंसर हो गया, अब मेरा कुछ भी नहीं बचना। तो विल पावर भी कितनी जरूरी है, उसके बारे में भी आपने बताया। सबसे पहले जो सवाल है जिसमें कि जो उलट हो गया वाली बात है, इसकी हिस्ट्री है कि शुरू से जब कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हुई थी, मतलब आज से अगर आप 50 साल पहले चले जाएं, 100 ईयर्स पहले चले जाए, तो मेरा 50-60s की जो बड़ी क्लियर कट हमारी कैंसर की है सर्जरी स्टार्ट हो गई थी और रिकग्नाइज होना शुरू किया था कैंसर एक चीज़ है, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमारे पास कोई और कोई ट्रीटमेंट नहीं होती थी, सिर्फ सर्जरी होती थी। वाज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर्म। सर्जरी वाज द मेन पर्पस कि उस चीज़ को निकाल दें, और उसमें से कुछ लोग सक्सेसफुल निकल जाती थी और कुछ की नहीं निकलती थी, बट जो निकलती थी वो सक्सेस हो जाती थी। तो ट्रीटमेंट सर्जरी वाज अ मेन ट्रीटमेंट जिससे स्टार्ट हुई थी, और वो अभी तक बहुत उसकी इंपॉर्टेंस है क्योर के इसके लिहाज से। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन थेरेपी आई, जिसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जो एक्सरेज की तरह बड़ी रेडिएशन होती हैं, उनको रेडिएट करती हैं और उस एरिया को लेट से वो बर्न करके ख़त्म कर देती हैं, उसको इतना वो डोज देते हैं। और फिर थर्ड जो चीज़ आई वो कीमोथेरेपी, मतलब आईवी फॉर्म्स में या ओरल टैबलेट्स फॉर्म में आई, और अब उसी की एक नई इजाद आ चुकी है जिसे हम टारगेटेड ड्रग्स कहते हैं, जो कि बजाय कि पूरी बॉडी के अंदर हर चीज़ साइड स्पेसिफिक उसी एरिया को टारगेट, सिर्फ कैंसर के अंदर एक उसकी जीन को डिटेक्ट करेगी और उस सिर्फ कैंसर सेल को मारेगी और किसी बॉडी के हिस्से को नहीं मारेगी। तो ये नई चीज़ें आ चुकी हैं। अब जब वो उलट होने की बात आई है, उसमें होगी कि जो नई ट्रीटमेंट्स इतनी अच्छी आ चुकी हैं तो वो उसको बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेती हैं। तो पहले उसको श्रिंक आउट कितना छोटा कर देते हैं कि सर्जरी जो है मेजॉरिटी लोगों में आसान हो जाती है और पॉसिबल हो जाती है। तो इसलिए वो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमें वो पहले कीमोथेरेपी देके या टारगेटेड ट्रीटमेंट देके उसको छोटा करना पड़ता है, और फिर हम साथ ही उसके बाद ही उसकी सर्जरी प्लान करते हैं, रेडिएशन साथ ही प्लान करते हैं। साहब हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। आई थिंक दैट इज द $1 million क्वेश्चन ऑफ विल पावर। इसमें मुझे लगता है कैंसर में मैं गलत भी हो सकता हूँ, 70 से 80% विल पावर होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक विल पावर इन लाइफ जनरली और कैंसर ट्रीटमेंट में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न इस कि जब हम कैंसर वर्ड ही सुनते हैं
वो इतना बड़ा शॉकिंग चीज़ होती है कि मैं बहुत सारी फैमिलीज को देखें जो लोग बताते ही नहीं है कि फैमिली में भाई बहनों को नहीं बताते कि मुझे ये चीज़ है, बिकॉज दे थिंक कि हमें एक स्टिग्मा लग जाएगा हमारे पास। अच्छा, गांव के अंदर इवन वर्स समटाइम्स, आप छोटे शहरों में इवन वर्स, आपको बिल्कुल साइड पे कर दिया जाता है, साइड पे कर दिया जाता है, लोग हाँ। मिलना जुलना छोड़ देते हैं कि जी इनसे मिलने कहीं हमें ना लग जाए, कुछ ये ना हो जाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत छोटा सा सारी जुमला इधर ऐड कर दें, कंटीजियस है। बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ये लगता नहीं। मतलब एक से दूसरे इंसान को ये किसी भी छूने तरह से से नहीं नहीं लग सकता। तो ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम दूसरों की हेल्प करें, उनको सपोर्ट उनके लिए बने और उनको ये विल पावर दें कि जी आप भी फाइट करो, क्योंकि जब वो उसकी सपोर्ट लूज़ होती है तो पेशेंट की विल पावर कम होती है और उससे एक तो नेगेटिव इफेक्ट बॉडी के अंदर अपना ही आता है, दूसरा होता है कि वो ट्रीटमेंट लेने के लिए भी वो उसके लिए मुश्किल होता है, बिकॉज ट्रीटमेंट इसकी इतनी आसान नहीं होती, थोड़ी मुश्किल चीज़ है और फाइनेंशियल भी मुश्किल है, वैसे भी थोड़ी मुश्किल है। तो अगर पेशेंट विल पावर लूज़ कर जाए पहले ही तो वो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए भी, और वो नहीं करेगा तो आउटकम्स और क्योर होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, वी फोकस ऑन दैट एज वेल कि जी फैमिली को भी हम बताते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग जब अपनी कंसल्टेशन में स्पेंड करते हैं वो उनको इनकी विल पावर में उसकी पॉजिटिव उसको हम वो करते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर है मिसेस जिशान है जी। अच्छा, Wait, really? हाँ। I did not hear it. अच्छा, अच्छा, मैं काफी आप देर से करना है, मैं कर लूँ, आप जी सवाल जी करें। आप अच्छा, कर लो डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल है, मेरे 2-3 सवाल आ रहे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे पूछूंगा, लेकिन पहला सवाल है छोटा सा है, वो ये है कि जब शादी होती है और मियाँ बीवी में से खुदा ना खास्ता किसी एक को कैंसर होता है तो यकीनन आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है, आप चलते जा रहे हैं, क्या जो आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी कैंसर ट्रांसफ़र हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये किसी तरीके से भी नहीं लग सकता, क्योंकि रीज़न ये होता है कि कैंसर बाय इटसेल्फ वो एक बॉडी के हिस्से के अंदर होता है और वो ट्रैवल किसी और को नहीं कर सकता। किसी भी तरह से नहीं कर सकता, ट्रैवल कर ठीक हो सकता। और मेरा टू द पॉइंट के कहते हैं खून देने से भी डिलेट नहीं करता, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बिकॉज उतना हमारा वो नहीं है, बट किसी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर किसी और तरीके से नहीं ये लग सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, हम कॉल ले लेते हैं। मिसेस जिशान है, पहले भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। ये मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना ये अम्बिलिकल हर्निया है, उसमें मैं टेस्ट के लिए अपने मतलब ऑपरेशन के लिए गई तो उन्होंने मुझे मतलब मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया तो उसमें उन्होंने मुझे कहा है कि आपको हेपेटाइटिस सी है और वीक पॉजिटिव कह रहे थे। 2-3 दफ़ा मेरा उन्होंने टेस्ट लिया तो वीक पॉजिटिव आया, फिर मैं पीसीआर के लिए गई तो वो अभी रिपोर्ट मेरी नहीं आई है। वो अब इशू मेरा ये है कि अगर मतलब मैं किसी और जाके जगह पे ये मैं अपना ऑपरेशन करवाऊं हर्निया का, ब्लड स्ट्रैंगुलेशन नहीं है लेकिन ये मतलब कोई सीरियस मसला है, अगर मुझे पीसीआर मेरा पॉजिटिव आता है तो मैं मतलब किसी और जगह से ऑपरेट करवा सकती हूँ? बिल्कुल जी, थैंक यू फॉर द सवाल। मतलब मुझे जरा सा गाइड करें प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने कुछ पूछा उनसे, एज वगैरह समथिंग? अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब। सो इसका मेरा इनका क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू हेपेटाइटिस सी एंड सर्जरी है और हर्निया की सर्जरी वो कराना चाह रही है, उसमें पता चला कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी भी हो किसी को, तो उसके लिए वो क्या इफेक्ट होगा, वो कहीं से करा सकती हैं तो, और क्या वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। एक तो हेपेटाइटिस बी और सी के दोनों के अच्छे इलाज आ चुके हुए हैं, उनके अब टैबलेट्स और इंजेक्शन हैं जिसके साथ कोर्स करने के बाद वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। और हर्निया ऑपरेशन जो है वो अपना डेफिनेटली जहाँ से भी कराना चाहिए उसके लिए प्रिकॉशंस ली जाएंगी, जो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए जी है, ताकि ट्रांसफ़र ना हो क्योंकि वो ट्रांसफरेबल चीज़ होती है तो उसके लिए वो प्रिकॉशन ले सकते हैं। एंड शी इज़ मेरा उनको अपना मेरा शी शुड गेट इट डन, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो अपना ऑपरेशन कराएं और साथ ही ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कराएं। ठीक है हलीमा, आपने भी शायद सुना होगा कि पता नहीं सुना क्या, आपको भी इल्म होगा इस बात का, मैं ला इल्म हूँ इस बात से कि क्यों मैं ज़्यादातर मोस्टली मैं सुनता हूँ कि खातून को कैंसर हुआ है, किसी खातून को ही कैंसर हुआ। ब्रेस्ट कैंसर भी ऑफ कोर्स ज़्यादा परसेंटेज जो है वो खवातीन की है। सही कह रहे हो वजह आप, मुझे आज तक नहीं पता चली। जब भी होता है आपको खुदा न खास्ता खाला को या किसी को खुदा न खास्ता व्हाई इज दैट सो? ये मर्दों में कम है और खवातीन में ज़्यादा। ब्रेस्ट कैंसर ऑफ कोर्स खवातीन में बहुत ज़्यादा है, मर्दों में शायद 1% ही, उससे भी लेस होगा। व्हाई इज दैट द केस? सो खैर आई थिंक इतना मेरा इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट।
इट्स नॉट, हम लोग डिफरेंट दोनों केसेस देखते हैं। आई थिंक मे बी सुनने में शायद ज़्यादा आता होगा क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बाय नेचर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और हम उसके सर आपकी awareness- बात काट दूं मैं, सॉरी जी, please। माजरत के साथ मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है मुझे अब जो बात करते हुए समझ आई है, क्योंकि मर्द हजरात को अगर स्टार्ट का फर्स्ट स्टेज भी है, दे विल रन टू द डॉक्टर, वो जाएंगे और पहुंच जाएंगे। खवातीन का ये अगर ब्रेस्ट कैंसर है पहले तो तशखीस ही नहीं हो पाती है, वो उसको इग्नोर करती है, गिल्टी है, ठीक हो जाएगी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खवातीन उस वैसे भी इग्नोरेंस और डिनायल में अपनी सेहत का ख्याल इग्नोर नहीं करती रखती, है तो अपनी क्या सेहत वो को। इतने स्टेज पे पहुंच जाता है कि फिर वो मशहूर हो जाता है कि यार इसको तो थर्ड स्टेज हो गया, सेकंड तो वो ज्यादा परसेंट। हम कॉलर ले लेते हैं, हम इंतजार करें। सुहेल अख्तर हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे डॉक्टर साहब से पूछना है, एक्चुअली मुझे CLL है बेसिकली, तो मुझे 3 कीमो लग चुकी हैं, ठीक तो है। इस बारे में डॉक्टर साहब से पूछना है कि क्या है, क्योंकि मुझे ना हर साल के बाद ना गिल्टियां बननी शुरू हो जाती हैं साइड पे, ठीक है जी, गर्दन के पास और बगल वगैरह में। ठीक है जी। अच्छा, तो जो जिनसे हम ट्रीट करवा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया था कीमो के लिए। ठीक है जी, तो मुझे 3 कीमो लग चुकी हैं, अभी 4थी कीमो मुझे लगनी है जनवरी में। अच्छा जी। तो इनसे बारे में पूछना चाहते हैं कि CLL कितनी हद तक डेंजरस है। ठीक है जी, अल्लाह ताला ठीक है, आपको अल्लाह सेहत ताला दे, आपको सेहत हमें दे। और हलीमा आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब करे। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवाल का जो है वो डिटेल में जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इंशाल्लाह सब मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक है। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोग कॉल्स करके पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से कुछ भी पूछना चाहें और हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की कॉल्स लें ताकि आप लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। डॉक्टर साहब, सोहेल साहब का सवाल था कि CLL है, उनको 3 कीमोज लग चुकी हैं। CLL क्या होता है? CLL एक क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कहते हैं, बहुत ही स्लो ग्रोइंग ब्लड का एक डिसऑर्डर होता है जिसमें ठीक वाइट है। सेल काउंट बहुत बढ़ जाते हैं और ये अक्सर औक़ात लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ज़रूरत ही नहीं होती, बस वाइट सेल काउंट बढ़ जाते हैं, दे हैव टू बी बिट मोर केयरफुल कि इन्फेक्शंस ना हो ठीक है। और उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं और पड़ती। बार बार थोड़े से बाद चेक कराते चेक रहें कराते कि रहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर वो डिजीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है कि उसकी वजह से और मेरे गिल्टियाँ वगैरह बनना शुरू ज़्यादा होती हैं, वो उससे वजह से बुखार आना शुरू होता है, तो फिर उसके लिए हम कीमोथेरेपी या कोई ना कोई टारगेटेड ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं और उसके साथ अक्सर औक़ात वो चीज़ थम जाती है, रुक जाती है और फिर वो काफ़ी सालों तक वापस नहीं आती। सो मेरा इट्स अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस, मेरा बहुत अच्छा इसका वो है आउटकम और मेरा नॉर्मल लाइफ, काफ़ी लोग लेकिन वो नॉर्मल कह रहे हैं मैं कीमो कराता हूँ, खत्म हो जाती हैं गिल्टियाँ, फिर दोबारा से आ जाती हैं और अभी जो मेरी होने वाली है 4th कीमो वो जनवरी में है, तो इसका मतलब है इनको थोड़ी ज़्यादा है, स्टेज ज़्यादा है इनकी बीमारी की थोड़ी? नहीं, ये आई थिंक हम कोर्स जब देते हैं ना, हम 6 कीमोस का एक साथ कोर्स देते हैं, मेरा एवरी मंथ हम देते हैं और 6 मंथ्स का देते हैं, तो ये आई थिंक उसकी 4th वाले डोज पे पहुंचे होंगे अभी जो ठीक अपनी है। नेक्स्ट जनवरी की बात कर रहे थे। तो अब फिर ये 6 के बाद काफ़ी गैप आ जाएगा फिर इंशाल्लाह। ख़त्म हो जाएगी, फिर काफ़ी सालों तक शायद ना ज़रूरत पड़े इनको और फिर जब ज़रूरत आएगी तो फिर दोबारा से कुछ ना कुछ ठीक ट्राई है। करेंगे। डॉक्टर साहब, अब अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की थोड़ी सी बात कर लूँ, हम ज़्यादा उसकी अवेयरनेस लिए करते हैं क्योंकि इट इज़ द ओनली कैंसर जिसकी तशखीस बड़ी लेट करती हैं खवातीन, और उससे मरने की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाँ। बड़ी ज़्यादा है और सिर्फ होती इस वजह से क्योंकि वो लेट आप आते हो। डॉक्टर साहब, क्या फिजिकल एग्जामिनेशन काफ़ी है? पूरे कैंसर्स की बात करता हूँ, फिजिकल एग्जामिनेशन तो ब्रेस्ट कैंसर में आप देख सकते हैं, खुदा ना खास्ता दूसरा कैंसर है तो आपको डिले में इसलिए पता चलता है बिकॉज आपको सिम्टम्स इतने जनरल और बेसिक है ना कि आपको लगता है कि नहीं ये तो इसलिए होगा, ओ हो शायद ये हो गया हो। तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत स्पेसिफाइड सिम्टम्स है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको है तो आपने पहले क्या करना है? आपने डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड टेस्ट कराना है, तो क्या करना है? अच्छा, ये सवाल अगेन बहुत ज़बरदस्त स्क्रीनिंग के लिहाज से है कि कैंसर स्क्रीनिंग के अंदर जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि हम लोग जो प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं जिनको आप जिनको आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो आप क्योर कर सकते हैं। और कैंसर्स के अंदर हमें क्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन वो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होती है, अगर हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो हम क्योर कर सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हम इसलिए सबसे ज़्यादा बात करते हैं और टॉक शोज़ में भी और मीडिया के अंदर Seminars भी और और conferences। फ़ोन के अंदर भी आपको हर दफ़ा वो आता है छाती का सरतान उसके अक्टूबर के मंथ में।
तो उसमें इसलिए होता है क्योंकि औरतें जो है ना, बहुत सारी हमारी सोसाइटी के अंदर उनको वो शाये होती हैं, बताती नहीं हैं, अपने हस्बैंड्स को भी नहीं बता रही होती हैं अक्सर औकात, और डॉक्टर्स के पास जाने से उनको मेरा कभी कभी उनको लेके नहीं जाया जा रहा होता, या उनके पास एक्सेस नहीं होता कि वो गाड़ी में बैठेंगी। मर्द अक्सर औकात शहरों में खुद काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा एक्सेस होता है, तो इसलिए वो इग्नोर होती हैं। इसलिए भी हम लोग ज़्यादा उसको करते हैं कि उसको फ़ौरन ही करें। अर्ली स्टेज में जैसे ही हम पिक करेंगे तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। छोटे साइज़ में होगा स्टेज 1, 2, 3 में हम उसको क्योर कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए फर्स्ट स्टेज का हम अर्ली इसको डिटेक्ट करते हैं और हम पुश बहुत ज़्यादा करते हैं। सेकंड जो आपका सवाल था कि कौन से और से कैंसर जिनकी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि विदाउट सिम्टम्स, जो बेसिक तो होते हैं उसके सिम्टम्स, कोई ऐसे सिम्टम्स खुदा ना खास्ता बताएं कि वो हो तो आपको फौरन दौड़ना चाहिए, अलार्म आपके लिए खड़ा हो जाए। हाँ, वो क्या है? सो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर किसी का वजन विदाउट रीज़न गिरना शुरू हो जाए, कोई डाइटिंग करे तो और बात, लेकिन विदाउट रीज़न अगर इससे वजन गिरना शुरू हो रहा है, दैट मीन्स कि उसको लाइकली चांसेस है कि देयर समथिंग सीरियस गोइंग ऑन। ठीक है। और कैंसर इज़ वन ऑफ द थिंग्स उसको हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूल आउट करना। उसमें स्कैन्स हम करते हैं। सेकेंड होता है कि अगर स्टूल के अंदर, बड़े पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, या आपके यूरिन के अंदर खून आ रहा है। सर ये फर्स्ट स्टेज में भी आता है? जी, अर्ली स्टेज में भी आ सकता है, अर्ली स्टेज में भी आ सकता है। अगर वो आ रहा है तो उसको चेकअप कराएं। अच्छा, अगर मर्दों के अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाए, हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाए, औरतों के अंदर तो रीजंस होते हैं, और मर्दों के अंदर कम होना शुरू हो जाए तो उसके लिए भी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगर बलगम है, खांसी है और उसके अंदर लगातार मेरा खून आ जा रहा है, ज़ुकाम है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, ठीक है, मतलब कुछ हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो चलता जा रहा है तो फिर इट नीड्स टू बी चेकड अप। और अगर आपकी कोई खांसी है जो कि बहुत अरसे से चलती जा रही है, चले उसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, बट इस तरह की सिम्टम्स जो कि परसिस्ट कर रहे हैं और ठीक ना हो, उनको चेकअप कराया जाए। अच्छा, फिर उसके अलावा स्क्रीनिंग के अंदर कुछ चीज़ें रिकमेंड की जाती है दुनिया भर के गाइडलाइंस के हिसाब से, हम पाकिस्तान में भी हम रिकमेंड करते हैं कि जिस तरह औरतों के अंदर हम ईयरली मैमोग्राम्स करते हैं अबव द एज ऑफ 45 और 50 के खिलाफ, ईयरली या 3 ईयरली मैमोग्राम्स कराएं, ताकि वो हम अर्ली स्टेज में छोटे कैंसर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। इतने छोटे होते हैं कभी कभी सिर्फ आपको छोटी सी सर्जरी करके निकाल दें और उसके बाद ना कीमोथेरेपी की जरूरत पड़े ना किसी और चीज़ की जरूरत पड़े। ठीक है। इसी तरह मर्दों औरतों में दोनों के अंदर अबव द एज ऑफ 50 रिकमेंड किया जाता है कि वंस इन 10 ईयर्स क्लोनोस्कोपी कराई जाए, ताकि वो आंतों को देख लें कि खुद अच्छा ये हर चीज़ क्लियर है, सब कुछ आपको नजर आ जाए। सिम्टम्स सारे बताए हलीमा, खुदा ना खास्ता अगर ये होता है, मैं एक सेकंड में, अगर ये सारे मुझे ये खुदा ना खास्ता सिम्टम्स होते हैं तो क्या करना है? रनिंग टुवर्ड्स द सर्जन, टू अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, या ब्लड टेस्ट? ये पूछूंगा मैं। मारिया की कॉल है। मारिया जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आपको याद मैंने उसे कॉल की थी? जी बिल्कुल याद है, हम कैसे भूल सकते हैं। उस दिन मैंने कॉल की थी, मुझे नहीं पता था कैंसर का डॉक्टर है। अच्छा कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, या तो हम भूल जाते होते हैं। मैंने पहले तो कॉल की थी, इतनी खुश थी तो ना मेरे मुंह से जो आया निकला ना, मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं, आज भी जो दिल करता है बोल दो। ये डॉक्टर साहब हमारे बड़े, इन्होंने मुझे बड़ा ऑफ द रिकॉर्ड तंग किया, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन्होंने मुझे 1-2 लाइनें मारी हैं इन्होंने, आप बोले कोई मसला नहीं है, हम तो यहाँ पे खुशी फैलाते हैं। बताओ। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया। ये आप किसको कह रही हो? जी डॉक्टर साहब को। आप किसको? डॉक्टर साहब को कह रही हो, मुझे कह रही हो, या खुदा ना खास्ता फराब को कह रही हो? सबको कह रही, सबको नहीं, डॉक्टर साहब को कह रहे हैं, मैं ही नया, आपको तो रोज ही कहते होंगे ना। डॉक्टर साहब आ गए। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। फरी है हमारे साथ गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है फरी? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपको मेरे ख्याल में आपकी कुछ दिन पहले वेडिंग एनिवर्सरी थी। कुछ दिन पहले नहीं, कल थी। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपकी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। आपने याद रखा, दुआओं में याद रखिएगा जरूर। तो जरूर। मैं आज ना वो डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। जी जी। ये सिर्फ खवातीन में ही होता है या जेंट्स में भी हो सकता है? बिल्कुल जी। और ये कि ये जो बच्चों में अक्सर होता है कि कोई वो गिल्टी सी निकल आती है, में भी हो जाती है, तो ये वो कोई सिंबल मतलब अलामत तो नहीं होती? अच्छा ठीक है फरी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम पूछते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मर्दों में भी होता है या सिर्फ औरतों में होता है? बता दीजिए कि जाना किसके पास है।
अच्छा, जाना आप किसी के पास भी जा सकते हैं। अगर कोई भी अच्छा मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, अच्छा सर्जन हो, या अगर आपको वाकई में लगे कि बज़ाहिरन ये कैंसर के ही लम्हात ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो आप डायरेक्टली ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी आ सकते अच्छे का मतलब ये नहीं महंगा हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका क्योंकि आपका क्वेश्चन ये होता है कि आप जाके उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। अगर आप किसी भी किसी शहर में भी बैठे हुए हैं और आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे आपके पास ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जन ना भी हो, किसी गांव में भी बैठे हुए हो और आप किसी जीपी के पास भी जाते हैं, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो मुझे अलामात आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब कि जो बाकी ऑन्कोलॉजिस्ट हो या वो मर्द हजरात हो, तो औरतें जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो जीपी अगर औरत है तो वो उसके पास चली जाए पूछने के लिए कि मुझे ये है बीमारी। एग्जैक्टली। और उससे अगर जब आप पूछते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये अलामात इसके हैं, ताकि वो उनका माइंड भी जाए इसकी तरफ कि हाँ, मैं इसको मैं प्रॉपर्ली चेक करना। बिकॉज अगर एक जीपी उसको नहीं, वो सुबह से शाम नज़ला ज़ुकाम और बाकी चीज़ें ही देखता है, तो उसके माइंड में शायद वो ना आए कि अच्छा ठीक है जी, ये ठीक है उसकी वजह से। तो बस एक बस डिस्क्लेमर दे दूं कि हम आपको हंसी भी आवाज़ आ रही होगी और हम थोड़ा सा मजाक भी करते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत लाइट नोट पे लगा शो को लेना चाहते हैं। आपके लिए भी डिस्क्लेमर है। आई नो इट्स वेरी सेंसिटिव। कैंसर ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियाँ गई हुई हैं और उनको लिए बड़ा सेंसिटिव होता है, लेकिन हम इसीलिए चाहते हैं, इससे मेंटल ट्रॉमा जितना होता है हम चाहते हैं इसको बड़ा लाइटली। कोई क्लिनिक तो है नहीं, हम चाह रहे ज़रा आसानी से। मुझे लगता है क्लिनिक में भी हंसाते तो होंगे डॉक्टर साहब में है वो टैलेंट। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मेरा जो एम यही होता है दरमियान में कि हम लोग साथ साथ पेशेंट्स को उनकी एंग्जाइटी को दूर करें। उनके जो साथ अटेंडेंट्स आए थे उनके बहुत एंशियस होते हैं हमारे पास, क्योंकि सबसे पहला सवाल उनके दिमाग में ये होता है कि क्या मैं रह सकूंगा, नहीं मेरी ज़िंदगी क्या होगी, कितने रह गए दिन मेरे? जी, पहला सवाल होता है कितना टाइम रह गया, क्या मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, या और मैं क्या करूँगा। तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि बच्चों का क्या बनेगा, इन चीज़ों का क्या बनेगा। तो आपको उन सब चीज़ों के अंदर उनकी एंग्जाइटी को एलिवेट करना पड़ता है। तो उसके अंदर आपको मजाक भी करना पड़ता है, उनको रिलीजन के साथ भी बात करनी पड़ती है, उनको जिस पेशेंट का मूड होता है उस लिहाज से चलना पड़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन चीज़ों को एड्रेस करें, रात में मैं सिर्फ कहूँगा अच्छा जी ये दवाई ले लें और खा लें, आप ठीक हो जाएंगे। उससे इम्पॉर्टेंट है कि उसको बताएं कि इसकी दवाई का कितना फ़ायदा है और आपसे इससे क्या क्या चीज़, और बाकी जो चीज़ें घर में एंग्जाइटी होती है उसको एलिवेट करने को, लोगों को अवेयर करने के लिए कि देखिए हर बंदा ठीक है कि नॉट जस्ट पेशेंट एंशियस होता है, उसके साथ इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं करने वाले, वो भी ज़्यादा एक्सेप्ट कर चुका था, हाँ ठीक है जी मैं जिससे गुजर रहा हूँ मैं ठीक हो जाऊँगा या जो भी है। लेकिन उसके जो साथ जो उसके हस्बैंड हैं या बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, वो और ज़्यादा एंशियस होते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू, जो कहते हैं हम, उन्नको ज़्यादा फियर होता है कि हम लूज़ करेंगे तो हम लोग ऐसे ही बड़े साउथ एशिया वाले परेशान हो जाते हैं। मेरी नानों को डायरिया हो गया था और वो डॉक्टर के पास की कहती कितने दिन बच्चे मेरे पास, उन्होंने कहा डायरिया तो तुम्हारे को दिन नहीं बच्चे, डायरिया 2 दिन चला जाएगा। वो लिटरली वो जब भी डॉक्टर के पास जाती है उन्हें बुखार भी हो जाए, कहती कितने दिन बच्चे मेरे पास। मैंने कहा पिछले 8 साल से आप पूछ रही है, दिन चल रहे हैं आपके, अल्लाह ताला ने सेहत दे जिंदगी। सना में हमारे साथ सक्खर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सनम? ठीक, बिल्कुल, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैंसर को देख के याद आ गई, लास्ट मंथ हमारी पुप्पो की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको लंग्स का कैंसर हो गया था। अल्लाह ताला उन्हें उनके दर्जात को फिरदौस में बुलंद आला करे। मकाम अता फरमाए। आमीन 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 सुम आमीन सुम आमीन। मैं ये कहना चाहती थी, आप आए ना कभी सखर, हमारे सखर शहर आए, देखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं किसी दिन एक बस कराऊंगा, मैं वो लेके जाऊंगा पहले फैसलाबाद, फिर लेके जाऊँ कराची, लाहौर, सखर, फिर मैं और हलीमा एक रूट पे जाएंगे और सबके घर आएंगे इंशाल्लाह खाने खाएंगे। ठीक है इम्तियाज को ले आए साथ में जी इम्तियाज है, आप लोग आ जाए जी। फिर आप लोग अनाज की बुकिंग कर ले, अनाज की बुकिंग कर ले, गोटकी से वो अनाज की बुकिंग कर ले, आटा शाटा मंगवा ले, उसका पूरा नहीं पड़ता। चलो ख्याल फरी का सवाल था कि एक मर्दों में कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और साथ में गिल्टी वाला सवाल भी था। ब्रेस्ट कैंसर मर्दों में लेस कॉमन बट होता है, हम जो देखते हैं पेशेंट्स भी ट्रीट कर रहा हूँ उसके साथ। और मेरा 90% 95% तो हम विमेन में ही देखते हैं, लाइक 4-5% हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट मर्दों में भी होता है, इवन लेस देन दैट। ओके। और दूसरा ये होता है कि जो गिल्टियाँ हैं बच्चों के अंदर, हाँ अक्सर औक़ात ये वैसे भी बन सकती है, हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, तो उसके लिए पहले परेशान ना हो कि ये चीज़ कैंसर होगी, क्योंकि छोटी मोटी इन्फेक्शन से भी गिल्टियाँ बन जाती हैं। और अगर छोटी मोटी इन्फेक्शन से गिल्टी को आप उसको लेना शुरू करते हैं तो वो नहीं, कोई चीज़ गिल्टी परसिस्ट कर रही हो, ये ज़्यादा हो रही हो तो उसको आप कराएं। ओल्डर एज ग्रुप्स में गिल्टियाँ ज़्यादा बन रही तो उसको आप ज़रूर चेकअप कराएं। बच्चों के अंदर छोटी मोटी गिल्टियाँ गले ख़राब के बाद नॉर्मल बन जाती हैं, तो उसके लिए इतना ज़्यादा वरी करने की बात नहीं होती। और ख़ास तौर पर गिल्टी किसी को 20 साल से है
वो ग्रो नहीं कर रही, तो वो कैंसर नहीं है। तो उसके अंदर फिर डॉक्टर साहब कभी कभी गिल्टियाँ जो होती हैं वो आपकी बगल के नीचे भी होती हैं, जो कि साइज में बड़ी भी हो रही होती है। कुछ अर्सा पहले हमारे पास सवाल भी आए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, दिस गिल्टी इज नॉट दैट। तो वो आप तशखीस करा के ही उसको डायग्नोज कर सकते हैं, घर बैठे भी उसको कर सकते हैं? आपने ब्रेक के बाद बताना है इस बारे में कि घर बैठे कैसे पता चल सकता है, खुदा ना खास्ता, कि आपको अब डॉक्टर के पास दौड़ना है। ब्रेक लेते हैं आप। वेलकम 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 बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और अभी हम एक बात कर रहे थे जो आपके साथ भी शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे थे कि 5 दिन आप लोग आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो काम कर रहे हैं फॉर आवर लिविंग, हमें कमाने का वो जरिया मिला है जो हमें शौक है, जो करने का बड़ा काम होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बड़े परेशान आते हैं। लिंक क्यों कर रहा हूँ मैं, हम बहुत परेशान होते हैं, घर में कुछ चल रहा होता है, सब यकीनन सबका, हम भी नॉर्मल इंसान, और कभी कभी हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। हाँ, और मैं अपना नहीं कह सकता मैं नॉर्मल हूँ, मुझे लोग नहीं कहते, लेकिन बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कैंसर भी इसी तरह खुदा ना खास्ता एक ऐसी बीमारी है, खुदा ना खास्ता खानदान में कहीं पे भी है, कभी भी उसके पास जाके मैंने देखा है लोग करते कहते हैं तुम्हारे तो सारे बाल गिर गए, ओहो फल्ला कितना कमजोर है, देखो ना क्या करें ऐसी चीजें। आप उसको जो खुशी, झूठी तसल्लियां भी ना दिया करें, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, बट आप किसी और बारे में बात करें, मुस्कुराएं, हंसे। हमारे में बहुत कमी रह गई है साउथ एशिया में कि हम किसी को खुशी दे सकें। आई जस्ट डोंट नो कि मुझे ये बात इतनी बुरी लगती है ना कि जो इंसान जिस चीज के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, आप उसी चीज के बारे में उससे क्यों बात करना चाह रहे हैं? आई जस्ट डोंट गेट दिस। हाँ, तो ये चीजें बड़ी जरूरत है ना। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? पहले मैं थोड़ा सा मजाक भी कर लूं आप लोगों से। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज्यादा कहना पड़ता है कि हम लोग नॉर्मल हैं। हमें कहना पड़ता है, मुझे तो बार-बार रिमाइंड कराना पड़ता है। हम ये जो आपको कह रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं कह रहा। डॉक्टर साहब ये लिखना पड़ता है, ये लिख के बताना। ये ना कि बाद में मुझे फिर के बारह डॉक्टर साहब को नहीं बुलाना कभी भी हमने। नहीं ऐसे डॉक्टर साहब का जरा कराओ तो सिर्फ काला लाल काटा लाओ चेहरे पे। हमारे पास जवार साहब है, उनकी कॉल है। जवार साहब है हमारे साथ। सुबह खैर जवार साहब, गुड मॉर्निंग। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत है जी भाई। मैं प्रोग्राम देख रहा था, बहुत शुक्रिया। और मुझे अपने बड़े याद आ गए, मेरे कजन जो थे जिनको ये तकलीफ हुई। और आप यकीन करें मैं डॉक्टर साहब की बातें सुनते ना मेरे आंसू आ गए। जिन लोगों को तकलीफ होती है पता उन्हें होता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही जानते हैं। घर में तकलीफ होती है पता उन्हें होता है। लेकिन जवार भाई अब बात काटने की माजरत, यही तो बदलना है। ये चीज़ें बीमारी वगैरह जो है, ये जो बीमारी होती है, हादसात होते हैं, ये तो कोई आप सोच के नहीं लाते ना, आपकी कोशिश से आते हैं। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिम्मत से काम लेना है इसमें हिम्मत से काम लेना। एक बंदा आपके साथ बिल्कुल ठीक है, एक दिन अचानक ही पता चलता है कि उसे ये तकलीफ हो गई है, वो फिर बड़ा ट्रॉमेटिक हो जाता है ना, झटका लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमारे अपने अजीज हैं, अभी वो लाहौर में है ना जी, वो शौकत खानम में गए थे, उनको ब्लड था कोई कैंसर का ना, जो बीबियों को होता है। लेकिन मुझे जो टेस्ट आया है उनका, उन्होंने कहा कि इनको वो खतरे वाली बात नहीं है। 22 तारीख को उनका ना जो डॉक्टर साहब हैं बड़े, उन्होंने चेक करना है रिपोर्ट वगैरह। अच्छा, तो उसके बाद फिर पता चलेगा। तो अगर आपसे कोई राब्ता का हो तो जरा प्लीज अगर बता दीजिएगा। आप लाहौर में हैं सर, यार रावलपिंडी में हैं? इस्लामाबाद में होते, पर आपको कोई कांटेक्ट नंबर इस तरह मिल जाए, कोई वेबसाइट कोई ऐसी चीज होगी अभी दे देते कि आप इनसे जवार भाई आप बिल्कुल डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब बता देंगे कि वो कहाँ बैठते हैं, फोन नंबर वगैरह। और सेकंड ओपिनियन बड़ी जरूरी होती है, मुझे लगता है ऐसे अमराज में सेकंड ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है कि खुदा ना खास्ता, मुझे अभी तक याद है, यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, मेरी अम्मा को खांसी थी और मैं दिल चाह रहा उस डॉक्टर का नाम ले लूँ यहाँ पे, और उसने कह दिया, नहीं ऑफ कोर्स नहीं लूंगा, उसने कह दिया कि जी मेरा ख्याल है इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, खुदा ना खास्ता। एंड माय मदर स्टार्टेड क्राइंग एंड शी ऑफ कोर्स इट्स सो वो स्ट्रेन, वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने।
फिर हमने सेकंड ओपिनियन ली, उसने कहा यार कौन, फिर हमने थर्ड ओपिनियन ली, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है ऐसा। तो कितना ज़रूरी है, और अपना कॉन्टैक्ट वगैरह भी अगर आप बता दें। बिल्कुल। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बिफोर कोई भी डॉक्टर या हम में से कोई भी कैंसर का वर्ड भी यूज़ करे तो वो इतना ट्रॉमाटाइजिंग होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पिछले दिनों मैंने एक बच्ची देखी छोटी सी 7 इयर्स की, हमारे हॉस्पिटल में सफारी हॉस्पिटल में दाखिल हुई हुई थी और उसको फीवर था और उसका फीवर नहीं टूट रहा था और महीना हो चुका था, उसको गिल्टी छोटी छोटी बनना शुरू हुई। तो ज़ाहिर सबके दिमाग में ये आया कि जी कैंसर ही हो सकता है। तो मैंने जब देखा उसको तो मेरे दिमाग में भी आया कि, लेकिन सबसे पहला जो मैंने काम ये कहा कि उनके पेरेंट्स को कहा कि ज़रूरी नहीं है ये है, पहले हमें तशखीस करने दें। परेशान नहीं होना हाँ, आपने। और बाकी वो नहीं निकला, वो ठीक हो गई और वो एंटीबायोटिक्स थोड़ी सी और लगी है, वो ठीक हो गई और उसके जो बाकी स्कैन्स हुए वो नॉर्मल हो गए। तो इसलिए हर चीज़ के पीछे इतना वरी नहीं करने की ज़रूरत नहीं थी। बिफोर आप वर्ड कैंसर इस्तेमाल करें उसको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दूसरा होता है कि हमें ये चीज़ परसेप्शन चेंज करनी है। अब हम लोग काफ़ी चीज़ें चेंज कर चुके हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिहाज से, अब क्योर रेट्स वो बहुत चेंज हो चुके हैं। ये जो कैंसर के साथ डेथ का वर्ड या कैंसर के साथ स्टिग्मा लग चुका हुआ है, ये बहुत पुराने अरसे से चलता जा रहा है और अब लेकिन चीज़ें बहुत चेंज होती जा रही हैं। अब हमारे पास ट्रीटमेंट्स नई आ चुकी हैं, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ आ चुकी हैं जो कि मेरे और बेहतर है, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। उससे काफ़ी हद तक हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ के और बेहतर हो जाती है, बेहतर कर हर चुके चीज़ हो हैं। जाती है। यस, तो उसके लिहाज से हम काफ़ी कुछ मैनेज कर सकते हैं। और आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? मैं अपना मैंने एक तो हमारे हॉस्पिटल को कॉल कर सकते हैं, अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ का 99 नंबर आपको मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। और आपका डॉक्टर साहब को आपका से डॉक्टर अब्दुल अली वाजिद जो है, आप उनसे कह दें बात भी शायद करा सकेंगे वो, अगर हो सकेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो बात भी करा देंगे। और दूसरा सफारी हॉस्पिटल है जो बैरियर टाउन के पास है, उसमें भी बात कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अपना कॉन्टैक्ट PA का नंबर भी दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और वो उसके साथ उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर मुझसे बात करा देंगे। और जो भी अगर सेकंड ओपिनियंस लेनी है, डेफिनेटली सेकंड ओपिनियंस लेनी चाहिए जहाँ पे आपको लगे कि जी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई आपको शायद को बेहतर ओपिनियन दे दे, किसी के पास ट्रीटमेंट दूसरी ऑप्शन हो एक जगह पे, तो वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की क्योंकि ये बहुत एक कॉमन चीज़ है ख़वातीन के हवाले से, लेकिन जो एक और बहुत कॉमन चीज़ है मर्दों के हवाले से वो माउथ कैंसर है। जो भी स्मोकिंग वगैरह लोग करते हैं, वो स्मोकिंग के जो सिगरेट के डब्बी है उसके ऊपर एक बहुत हौलनाक तस्वीर बनी हुई है, लेकिन फिर भी वो डब्बियाँ लोग ले भी रहे हैं, पी भी रहे हैं और जान भी नहीं छोड़े। फिर आप उनको अगर माइल करने की कोशिश करो कि वो ये छोड़ दें, तो वो आपको बहुत सारी ऐसी रीज़न देते हैं कि मरना तो एक दिन है, मौत तो बरहक है, अल्लाह मियाँ ने वक्त लिखा हुआ है, तो इट डजंट मीन कि आप ट्रक के सामने जाके खड़े हो जाओ ना। तो ये इसमें परसेंटेज एक तो आपने बतानी है कि कितनी ज़्यादा परसेंटेज है, और दूसरा ये कि स्मोकिंग जो है वो ना सिर्फ माउथ कैंसर के लिए बल्कि किसी भी कैंसर को कितना कॉज कर रही है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई जस्ट वांट कि आप ऐड कर दूं, क्या इससे भी डेथ के इम्कानात है माउथ कैंसर से भी? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक माउथ कैंसर की बात हमें करनी चाहिए। सो माउथ कैंसर्स भी हमारे कंट्री में हम देखते हैं कुछ जगहों पे काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जिन जगहों के अंदर नस्वार, गुटखा, जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर नस्वार काफ़ी यूज़ की जाती है, और जो सदर्न एरियाज़ हैं जिसमें कराची, सिंध वगैरह, उसमें गुटखा वगैरह पान बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब के अंदर भी काफ़ी, उनके अंदर हम माउथ कैंसर्स काफ़ी देखते हैं। और फिर जहाँ तक स्मोकिंग की बात है, हमारे यहाँ पे सिर्फ स्मोकिंग नहीं, हुक्का भी बहुत पिया जाता है। पिछले वर्षों में शीशा का बहुत ट्रेंड आया था, तो इस चीज़ के साथ से डेफिनेटली शीशा से भी माउथ कैंसर हो सकता है। बिल्कुल, शीशा जी, और वेप से अभी तक डायग्नोज, अभी तक हमें पता नहीं कि इतनी नई चीज़ आई है कि उसके बारे में इतनी रिसर्चेज ही नहीं मिलती कि हुआ है या नहीं हुआ। उसके बारे में कहते नहीं है कि नहीं हो सकता, बट हमें पता चलेगा आने वाले दिनों में। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत डायरेक्ट लिंक है इनका कैंसर के साथ, जिसके अंदर ये प्रूवन लिंक है कि जी स्मोकिंग से या किसी की तरफ से जो आप पान या गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ डायरेक्ट लिंक है। मतलब एक रिसर्च के मुताबिक लंग कैंसर के अंदर जो अराउंड 70-90% पेशेंट्स थे वो स्मोकर्स थे। तो दैट मीन्स कि सिर्फ अराउंड 20% केसेस के अंदर जो थी वो नॉन स्मोकर्स के अंदर हुआ और मेजॉरिटी के अंदर स्मोकर्स थे। तो इसी तरह ही जो लोग माउथ कैंसर्स के साथ हैं उनके अंदर मेजॉरिटी लोग जो थे या तो वो स्मोकिंग बहुत हैवी करते थे या वो पान और गुटखा या निस्वार बहुत इस्तेमाल करते थे। तो मेजॉरिटी, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ने से आपके रिस्क ऑफ कैंसर बहुत लो हो जाता है। अब देखिए, ये भी बात है कि जहाँ तक अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी, उन्होंने कहा कि जी लिखी हुई है जितनी भी है, लेकिन उसका अगेन ये मतलब नहीं होता
आपने अपनी सेहत का ख्याल करना तो सुन्नत है आपके लिए, उसका इलाज करना, उसका ख्याल करना। अब बात होती है डॉक्टर साहब क्या माउथ कैंसर से भी? जी बिल्कुल, वो लाइक एनी अदर कैंसर बहुत डेंजरस हो सकता है और बढ़ के फैल सकता है, बट अगेन क्योंकि जल्दी सामने आ जाता है उसकी क्योर रेट्स थोड़े ज़्यादा हाई हैं। ठीक है। और बट अगेन वो उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि उसका थोड़ा सा टफ होता है उसको ट्रीट करना, उसकी जो सर्जरीज होती है ज़्यादा मुश्किल होती है, माउथ की सर्जरीज हैं, यहाँ से रिप्लेसमेंट बोन्स करनी पड़ती हैं लेके, तो इतना आसान नहीं होता, बट अगेन उसके क्योर रेट्स थोड़े से बेहतर है बिकॉज सामने से जल्दी आता है। तो एक सवाल हमें हलीमा हमेशा पूछती है, आज शायद वो भूल गई पूछने के लिए, मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे पूछने के लिए। हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर आपने शुरू में जिक्र किया था, गांव की खवातीन में होता है, स्टिग्मा होता है, बताती नहीं किसी को कि हो जाएगा। अब वो हस्बैंड को उन्होंने बता दिया, ऑफ कोर्स इस तरह का रिलेशन है, उसने कहा नहीं गांव में तो कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पे तो मेल डॉक्टर है, तो अभी ठीक हो जाएगा, तो उसके पास चलते हैं, उसको दिखा देंगे। और जनरल फिजिशियन को दिखाते हो, कहते हैं जी गिल्टी है, उसको सही पता नहीं है, वो कंपाउंडर बन के डॉक्टर बना होता है। उसने कहा जी दवाई दे दी, उसने रंग बिरंगी गोलियां दी और उसने कहा इससे ठीक हो जाएगा। वो बढ़ते 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 आगे तक चला जाता है। इसका एज अ डॉक्टर मुझे नहीं पता आप क्या सोल्यूशन बता सकते हैं। ये जो एक मैकेनिज्म बना दिया है हमने, ये जो कल्चरल बाउंड्रीज हमने इस तरह की लगा दी हैं कि खातून जब तक नहीं होगी वो नहीं दिखाएगा, इसका कोई हल है क्या? अकबर न्याजी हॉस्पिटल इसमें कोई हेल्प कर सकता है कुछ, अगर आप इसका जवाब दे सकें। बिल्कुल, इसके अंदर हम लोग तो हमारे पास टीम्स फीमेल सर्जन्स की भी हैं, फीमेल डॉक्टर्स की भी हैं हर जगह पे, और वी डू अंडरस्टैंड कि ये नेचुरल बात है कि सर मैं बात काट रहा हूं, मैंने इसलिए पूछा था कोई कोई ऐसी चीज है जिसे ऑनलाइन तशखीस हो सके, सिर्फ बता सके उनको कि आपको है या नहीं है और फिर आप आ सको। ऑनलाइन कंसल्टेशन हम लोग अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल ने भी एक स्टार्ट की है एक ऐप के थ्रू, और हम लोग, मैं खुद भी करता हूँ, मेरा आप किसी पीए से कर लेंगे तो वो मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशंस करा लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है एटलीस्ट आपको जनरल एडवाइस आप दे सकते हैं। और जहाँ तक हमारी बात आई है कि जो लोग ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनके पास प्रॉपर इसका इलाज ना हो, ऑल्दो हिकमत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट कुछ चीज़ों के अंदर मुझे लगता है कि वो आपको एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके बहुत ज़रूरी है दिखाना, जिसके अंदर कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप वेट नहीं कर सकते। अगर आप वेट करेंगे और वो बढ़ जाएगी तो आप क्योर की बजाय उसको एक काफ़ी इनक्योरेबल स्टेज पे लेके जा सकते हैं, जहाँ डॉक्टर भी आपकी मदद नहीं कर सके। वहाँ पे फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी अच्छी जगह पे जाके हेल्प लें, बेशक एक दफ़ा आके दिखाएं। और हमारे सोसाइटी में एक और स्टिग्मा भी होता है कि क्या ये हम एक्सपेंस बेयर कर भी सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, कितना मुश्किल होगा हमारा आना जाना, कितना। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा सेहत कार्ड के थ्रू इलाज शुरू करवाया, और अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में भी हम ये सेहत कार्ड के थ्रू कर रहे हैं। तो मैं एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट या एज अ डॉक्टर मैं कभी भी किसी को ये डिनाई नहीं करने देता कि वो उसकी हेल्थ केयर किसी तरह भी हो, उसको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाते हैं कि वो किसी वजह से भी ना डिनाई ना हो, किसी तरीके से भी ना हो, क्योंकि कोई ना कोई गवर्नमेंट सेटअप के अंदर हमारे पास हेल्थ कार्ड के थ्रू, बैतुल माल के थ्रू, या कोई ना कोई डोनेशंस के थ्रू उसका कोई ना कोई इलाज लाजमी हो। जिस तरह मर्जी उसको सपोर्ट, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप क्योर कर सकते हो, तो उसको क्यों वाई डिनाई हिम, और उसको कोई ना कोई तरीका लाजमी। लेकिन डॉक्टर साहब अगर मतलब फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे आपके पास आ जाए तो क्या जो ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस हैं उन पे फ़र्क पड़ता है, बजाय कि इसमें कि आप बिल्कुल लेट स्टेज में आए उस वक्त ट्रीटमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, एग्रीवेट हो जाते हैं? एग्जैक्टली, अर्ली स्टेज के अंदर ट्रीटमेंट्स बहुत आसान होती हैं, बहुत आराम से हो जाती हैं, और बहुत सस्ते, मतलब आराम से ईजी इसलिए हो जाती है क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा बिल्कुल नहीं आते। मेरा एक छोटी सर्जरी है जो उससे करके ठीक हो जाएगा। और अगर वो एडवांस स्टेज होती है उसके अंदर एक्सटेंसिव फिर कीमोथेरेपीज़ या लंबी ड्यूरेशंस ऑफ ट्रीटमेंट्स की जानी पड़ती है, फिर उनकी एक्सपेंसेस ऐड ऑन होते जाते हैं। तो इसलिए अर्ली स्टेज के अंदर हम लोग बहुत आसानी से ट्रीट कर लेते हैं, और यू वांट के अर्ली स्टेज के अंदर, दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, थायराइड कैंसर के कुछ सिम्टम्स बता दें, खुदा ना खास्ता अगर थायराइड कैंसर होता है तो उसकी क्या गिल्टी ही गले में बन रही है, वही उसका एक सिम्टम है, कोई और सिम्टम भी है? थायराइड कैंसर के अंदर गिल्टी तो एक बज़ाहिरन होती है, बट ज़रूरी नहीं होती। उसके साथ साथ लोगों के गला बैठ जाता है, खांसी वगैरह काफ़ी आ सकती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इस तरह की देखा ये खांसी और ये गला खराब होना, ये तो बड़ी जनरल, ये कॉमन सी चीज़ है, तो इन लोग इसको सीरियस नहीं लेते। हाँ, खास चीज़ों कि आपको लगे कि अगर ये वेट गिरना है, आपने बताया, और थायराइड में कोई ऐसी चीज़ है कि आपको उससे लगे कि खुदा न खास्ता ये हो सकता है? बिल्कुल, उसके अंदर जो है जो चीज़ परसिस्टेंटली चल रही हो ना, मतलब एक तो चीज़ मैं बताया था सिम्टम्स को, हाँ कुछ दिन रही ख़त्म होगी, जैसा बुखार रहा या वेट लॉस थोड़ा सा हुआ या थोड़ी सी चीज़ आपको खांसी रही, वो ख़त्म हो जाएगी, सीजनल होगी, वो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी।
लेकिन अगर कुछ चीज़ परसिस्टेंटली चल रही है या कोई गिल्टी, जैसे आपने बताया था कि जी क्या चीज़ किस गिल्टी को हमने कब चेक कराना है, अगर कोई चीज़ परसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और वो नहीं ठीक हो रही, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर आपको फिर उसको चेकअप कराना लाजमी है। बट तो उसके फिर अंदर आप परेशान नहीं होना पहले जाते साथ ही कि जी ये कुछ कैंसर निकल आएगा। कुछ नॉर्मल चीज़ों के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट मुझे ये लग रहा है कि कैंसर का नाम चेंज कर दे, क्योंकि वर्ड ऐसा है जब कैंसर कहते हैं लोग ऐसे खौफजदा हो जाते हैं। इट इज मेरे ख्याल से पहली बात है इसको लाइलाज नहीं है। सिस्ट से रिप्लेस कर देना चाहिए जब तक ये पता ना लग जाए कि डेफिनेटली वही है, तो आप बोलेंगे सिस्ट है या कुछ इस तरह। हाँ। और हलीमा अब लोग ये जान ले कि कैंसर एक जस्ट अनदर बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। इसमें इतनी एडवांसमेंट आ गई है, अब कीमोथेरेपी में वो नहीं होता जो बाल गिरते थे और चीज़ें होती थी, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। बड़ा रेयरली होता है कि आप लोग के बाल गिरे, कुछ इस तरह के सिम्टम्स और आप डर जाएं और फिर आप पूछना शुरू हो जाएं कितने दिन जो है वो बाकी रह गए। खुदा ना खास्ता ये आप नहीं करनी। और साथ में बहुत रोल है कम्युनिटी का। बहुत लोग हैं जो घर में आसपास लोग हैं, जब कैंसर होता है ना तो उनके आंसू पहले गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ कह रहे थे हम लोग जी यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी दावत देंगे। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।